बिहार में आगामी विधानसभा को लेकर राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हो गई हैं। माहौल गर्म हो रहा है और इस चुनावी सरगर्मी में एक ऐसा चेहरा बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। वो चेहरा है कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार का। कन्हैया अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं एबीपी के प्लेटफॉर्म पे। कन्हैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज़ पे। पहला सवाल, आप पिछले 48 आवर्स से बड़ी खबर बना रहे हैं, आप हेडलाइंस आप ही की चल रही हैं। तो पहली खबर जो आपने बनाई है कल, उस पे ये सवाल, आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया था कि तवाहुर राणा को लेकर आ रहे हैं, भारत लेकर आ चुके हैं, एनआईए भारत लेकर। सुनिए ना सवाल तो सुनिए कन्हैया। और आपसे जब सवाल पूछा गया तो आपने पहले तो ऐसे दिखाया जैसे आपको सवाल नहीं सुनाई पड़ा, फिर आपने बड़ा सवाल नहीं सुनाई नहीं पड़ा, फिर आपने बहुत मॉकिंगली कहा कि मुझे लगा रहे 15 लाख मेरे अकाउंट में आ गए। तो देखिए, बीजेपी तो आप पर हमलावर है ही कन्हैया। वो कह रही है कांग्रेस का हाथ आतंकियों के साथ, ये देखो एग्जाम्पल। लेकिन मेरा सवाल कन्हैया ये है, बीजेपी हमारे ऊपर हमलावर है, ये बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम बीजेपी के खिलाफ हैं। ठीक है, हम आरएसएस की सोच के खिलाफ हैं। क्यों? क्योंकि बीजेपी की सोच देश विरोधी है, बीजेपी की सोच समाज विरोधी है, बीजेपी की सोच संविधान विरोधी है, बीजेपी की सोच नफरत वाली है, समाज को बांटने वाली है। बीजेपी जिस विचारधारा को लेकर के चलती है, उस विचारधारा ने देश के साथ गद्दारी किया, अंग्रेजों के साथ हाथ मिलाया, अंग्रेजों के लिए मुखबिरी की। ये देश के निर्माण में इनकी कोई भूमिका नहीं है। संविधान के शासन में आज इनको सत्ता मिल गया है, तो आज ये संविधान समाप्त कर रहे हैं, लोकतंत्र समाप्त कर रहे हैं। इसलिए मुझे गर्व है कि मैं बीजेपी के खिलाफ। ठीक है कन्हैया, मेरा सवाल ये है कन्हैया कि इस तरीके से मजाक उड़ाकर इस बात की, तवाहुर राणा वन ऑफ द मास्टरमाइंड्स ऑफ 2611, क्या आपने सुनिए ना process to execute him, there should be a like hardest punishment। पर ये जब सवाल आपसे पूछा गया, जिस तरीके का जवाब आपने दिया, क्या आपको नहीं लगता है कि जो शहीद हुए उसमें 26/11 में जो शहीद हुए, जो लोग मर गए कन्हैया, क्या उनका अपमान नहीं है जब आपने इस तरीके से मजाक उड़ाया? बिल्कुल मैंने ये सवाल नहीं सुना। पर आपने ये सुना कि 15 लाख हमारे अकाउंट में आ रहे हैं। नहीं, मैं दूसरे सवालों का जवाब दे रहा था। ठीक है, मैं ये सवाल ही नहीं सुना, और वो सवाल वहां होने का कोई बात भी नहीं था। ठीक है, वो यात्रा का प्रेस कॉन्फ्रेंस था, तो हम जो पलायन की बात है, नौकरी की बात है, बेकारी की बात बोल रहे हैं। हाँ। लेकिन कोई भी अगर हमसे ये प्रश्न पूछेगा, हमारा पक्ष बिल्कुल क्लियर है। जो कोई भी समाज में नफरत फैलाए, हमारी नजर में वो आतंकवादी है। हमारी नजर में जो लोग गोडसेवादी विचारधारा पे चलते हैं, नफरत फैलाते हैं, धर्म के नाम पे जो लोगों की कत्लेआम करते हैं, बम ब्लास्ट करते हैं, ये सिर्फ हमारे कानून के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये मानवता के खिलाफ है, और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई। ये सवाल तो तवाहुर राणा पे था, फिर जिस तरीके से आपने जवाब दिया, सबने ये कहा कि आपने अपमान किया है उन लोगों का जिन्होंने अपनी जानें खोई हैं। मैं सिर्फ बीजेपी पे हमला करता हूँ। मैंने सिर्फ एक सवाल पूछा कि जय शाह यूपीएससी का एग्जाम दिया है, उसका बाप अगर गृह मंत्री नहीं होता, तो उसकी क्या काबिलियत है? और अमित शाह, और उसको काटिएगा मत, अगर आपको कुछ जेल नहीं जाने का डर नहीं हो तो कन्हैया कुछ नहीं कटता है। हाँ, बोलिए। उसका बाप अगर गृह मंत्री नहीं होता, तो उसकी क्या काबिलियत है? परिवारवाद पे आकर के यहाँ सवाल में तवाहुर राणा पे पूछ रहे हो, आप अमित शाह पे चले जा रहे हो। मैं यही तो कह रहा हूँ कि हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस पलायन पे है, हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो नौकरी तो पे आपको लगता है कि आपके बयान से क्या आपने अपमान किया उन लोगों को जिनकी जाने गई? क्या आप सॉरी बोलेंगे कन्हैया? मैं क्यों किसी को अपमानित करूंगा? मेरा इसमें क्या है, मुझे बताइए ना। आपने जिस तरीके से जवाब दिया, किसी इंसान ने गलती की, किसी ने अपराध किया, कानून में उसके लिए सजा है, सख्त से सख्त उसको सजा मिले। और ये तो कांग्रेस पार्टी की रणनीतियों की जीत है ना। कांग्रेस पार्टी अगर प्रत्यर्पण संधि नहीं की होती, कांग्रेस पार्टी अगर प्रोसेस नहीं, आपको बड़ी हंसी आ रही है, अच्छी बात है, मुस्कुराते रहिए आप, बड़ी हंसी आ रही है, बोलिए। तो प्रत्यर्पण संधि जो है वो तो कांग्रेस पार्टी ने किया, तो इसीलिए रिपैट्रिएशन हो गया। ये तो रणनीतिक जीत है ना कांग्रेस पार्टी की। तो वही कह देते हैं आपने, तो वो भी नहीं कहा कल। जो है ये प्रोसेस जो तो कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया, और हमारी पार्टी का और हमारा पक्ष बिल्कुल क्लियर है। कोई कानून के खिलाफ काम करे, आप करें, आपने कुछ गलत नहीं बोला कल, उस तरीके से मजाक उड़ा के कुछ गलत नहीं कहा। कभी हमने किसी का जो है मजाक उड़ाया ही नहीं। हम बस सरकार से सवाल पूछते हैं। ठीक है, सरकार से सवाल पूछते हैं कि नीरव मोदी कब आएगा, विजय माल्या कब आएगा, मेहुल चौकसी कब आएगा, लोगों के खाते में 15 लाख कब आएंगे, 2 करोड़ नौकरी कब मिलेगी, महंगाई कब कम होगा, महिलाओं पे अत्याचार कब रुकेगा, क्या जो है बलात्कारियों को टिकट देकर के मंत्री बना करके महिलाओं को सम्मान मिलेगा? क्या ये सवाल हम नहीं पूछे? ठीक है कन्हैया, और इससे जो है, इससे वो आहत हो रहे हैं।
इससे अगर वो आहत हो रहे हैं तो हमारा मुंह नहीं, बंद करा दें। मैं तो 26/11 के विक्टिम्स की हम बात तो कर रही कह थी, रहे हैं बट कि सुनिए, हम तो कह रहे हैं कि फिर हमारा मुंह बंद करा दें, आप जो है लोगों के खाते में 15 लाख पहुंचा दें, आप जो है लोगों को 2 करोड़ नौकरी दे दें, महंगाई कम कर दें, महिलाओं पे अत्याचार रोक दें, हमारा मुंह बंद करा दें, हमसे कन्हैया, हमारा मुद्दा छीन लीजिए। अच्छा कन्हैया सुनिए, आज दिन भर में जितनी चीजें हुई है, इस हफ्ते तेजस्वी यादव ने खुद को एक तरीके से सीएम चेहरा माना, वो मुसहर के, सुनिए ना, सुनिए मेरी बात, मुझे लगा कि आप थोड़ा पलायन पे बात करेंगे, अरे थोड़ा करें, नौकरी पे बात भाई भाई साहब सब पे बात करेंगे क्या कन्हैया? आप वही कर रहे हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अच्छा पत्रकार कन्हैया करते हैं। सुनिए जो सवाल जनता के हमारी हैं, यात्रा वो चल तो- रही है, मेरी हाँ, बात सुनिए, बोलिए। हमारी यात्रा चल रही है, हाँ, मैं आपसे बात करने के लिए आया हूं कि हाँ। आप हमारी यात्रा पे बात करेंगे, आप बिहार की समस्या पे बात बिहार करेंगे, की चीजों पे यात्रा बात के करें, मुद्दों पे बात तो करेंगे। कन्हैया बच क्यों रहे हैं ये सवाल से? मुख्यमंत्री कौन होंगे, प्रधानमंत्री कौन होंगे, एमएलए कौन होगा, एमपी कौन होगा, ये तो चुनाव से तय हो जाएगा, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। तो कन्हैया मुझे एक बात बताइए, सचिन पायलट जी से मेरा सवाल सुन लो। सचिन पायलट जी से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि सीएम का चेहरा कौन, तो उन्होंने बड़े क्लियरली बोल दिया कि भाई जब आएगा हमें बहुमत तब डिसाइड होगा। हम भी क्या पर आरजेडी तो आप पे हमलावर है, अभी उन्होंने बयान जारी किया है कि गठबंधन का चेहरा तेजस्वी यादव और कोई नहीं, इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वो ये भी कह रहे हैं कि कोई क्या कह रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना समय बर्बाद कर रहे हैं अपना, हमारा और अपने दर्शकों का। कैसे समय बर्बाद हो रहा है? जनता को पता चलना चाहिए सीएम का चेहरा कौन है। बात कीजिए ना, हम एक मुद्दा लेकर के यात्रा करें। हाँ ठीक है, आप बता दीजिए, आप इतनी वरिष्ठ पत्रकार हैं, बिहार में बेकारी दर क्या है? देखिए अब आप क्या जब मैं सवाल कर रही हूँ, सुनिए ना, बेकारी पे बात कीजिए, गरीबी पे बात क्यों नहीं कीजिए। जवाब दे रहे हो? किस पे? ये सीएम का चेहरा कौन है? हमारा सवाल जो है वो सवाल पूछिए, हम उसका जवाब देंगे। सीएम कौन होगा, पीएम कौन होगा, ये तो देश की जनता तय करती है। जनता वोट देती है, जब चुनाव होगा वोट देगी, जिसको बहुमत मिलेगा वो सीएम होगा, तो आप पीएम तेजस्वी का नाम इसमें क्यों नहीं कुछ ले रहे? अलग नहीं है ना। तो वो आपके अलायंस पार्टनर है ना है? तो वो आपको जब बार बार कह रहे हैं कि तेजस्वी चेहरा है महागठबंधन का, तो आप जवाब क्यों नहीं देते? इसमें क्या दिक्कत है? ये कोई, इसमें तो कोई समस्या ही नहीं है ना। समस्या इस बात में है कि बिहार के शहरी क्षेत्र में 30% बेकारी है, हाँ। बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में 9% बेकारी है, बिहार घंटे बिहार की किसी महिला के साथ अपराध हो रहा है, एब्डक्शन जैसी घटनाएं हो रही हैं, ठीक है, ड्रग्स का प्रॉब्लम इतना बढ़ गया है, अस्पताल में लोगों को इलाज नहीं मिल रहा है। कास्ट सर्वे में निकल करके आया है कि 7% लोग भी बिहार में ग्रेजुएट नहीं है, 52% बिल्कुल समस्या है। हाँ बिल्कुल समस्या, और आपको 52% बात करिए, ऑन पेपर गरीब है। आप समझिए, मतलब हर दूसरा व्यक्ति बिहार में मानते हो, हाँ। तो ये जो इंट्रेंस गरीबी है, पॉवर्टी है, वो भी मुद्दा है, पर सीएम का चेहरा भी मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा है, वो सबसे बड़ा मुद्दा। लालू प्रसाद यादव कहते हैं कोई माइका लाल नहीं रोक सकता है तेजस्वी को सीएम बनने से। बिहार के आप नाम ही नहीं लेते तेजस्वी का। मिलेगा बिहार की महिलाओं को सुरक्षा कैसे मैं समझ गई हूँ कि आप जवाब नहीं देंगे। आप जितनी भी कोशिश कर लीजिए, हम मुद्दे से नहीं भटकेंगे, मुद्दे से नहीं भटकेंगे। हमारा यही उद्देश्य है। सीएम चेहरा मुद्दा नहीं है, हमारा मुद्दा बेकारी है, हमारा मुद्दा महंगाई है, हमारा मुद्दा गरीबी है, हमारा मुद्दा महिलाओं की सुरक्षा है, हमारा मुद्दा किसानों के फसल का दाम है, हमारा मुद्दा जो है बिहार के अंदर जो गिरती कानून व्यवस्था है, ये हमारा। देखिए ऐसा है कि आप मुझे बताइए, ये सारे मुद्दे तो मैं मानती हूँ बिल्कुल कन्हैया, ये सारे मुद्दे हैं, इसी पे बात कीजिए, मेरा आपसे यही आग्रह। आप आग्रह करेंगे, फिर आप बोलेंगे कि मैं जो चाहता हूं वही सवाल पूछूं, ऐसे कैसे होगा? मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप भी तो जो चाहेंगे हम वो जवाब नहीं देंगे ना। मैं तो सवाल करूंगी, जवाब तो आप ही देंगे। आपके कैमरा पर्सन आए हैं, आप इंतजार किए हैं घंटों, तो कोई तो जरूरी बात कर लीजिए। दिन भर चैनल में बैठ करके स्टूडियो में तो आप यही करते हैं। एक बात बोलिए, आज तो कम से कम मुद्दे की बात कीजिए, बिहार की धरती पे आकर बिहार की मुद्दे की बात करूंगी। बट एक बात बोलिए, आप अपने आप को सीएम का चेहरा मानते हैं? बिल्कुल नहीं मानते। नहीं मानते हैं, तो फिर यहाँ पर आकर इतना जो मेहनत आप कर रहे हैं, आपको चाहते हैं कि बिहार के आम लोगों की जो समस्याएं हैं वो उनके अंदर ये विश्वास पैदा हो, वो हमको सुना सकें, और हमारी कोशिश भर इतनी है कि उनकी जो समस्याएं हैं, उनकी जो बातें हैं, हक की जो उनकी मांग है, वो हम सरकार तक पहुंचा सकें। तो कन्हैया, जब हमारी बस इतनी कोशिश आपकी जो रैली हो रही थी बेगूसराय में, वो रैली में आपके समर्थक लोगों ने तो ये नारे लगाए कि कन्हैया हमारा सीएम कैसा हो, कन्हैया जैसा हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसा कोई नारा नहीं लगाया गया, और इस नारे का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये यात्रा सीएम बनाने की यात्रा नहीं है।
ये यात्रा लोगों को नौकरी दिलाने की ठीक यात्रा है। है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मुझे लगता है कि 10 मिनट में कम से कम 20 बार मैं बोल चुका हूँ कि ये यात्रा जो है पलायन रोकने के लिए ठीक है, है। ये यात्रा नौकरी देने के लिए है। ठीक है। लेकिन पता नहीं आपकी सुई क्यों सीएम पे अटकी हुई तो है। चुनावी साल में जो यात्रा कर रहे हैं ना कन्हैया, अब आप यात्रा पे आते हैं, आप मुद्दे कितनी की बात यात्रा हम करना की चाह है, रहे आपको आपको कितना याद है कि हम कितना सुनिए यात्रा की ना, है? मेरी सवाल तो सुन लीजिए, आप जवाब दीजिएगा, अगर मैं गलत हूं तो जवाब दीजिएगा। मैं वही करेक्ट कर रहा हूँ। हाँ, तो आप मैं चुनावी साल में सिर्फ यात्रा नहीं करता हूँ, इसलिए आपको मालूम नहीं कि मैंने कितनी यात्रा पर की। याद तो आप लोगों को चुनावी साल में ही याद आता है ना नहीं, बिहार का। बिल्कुल नहीं। उसके पहले तो बिहार में याद ही नहीं आता है आप बिहार लोगों में जो है इससे पहले हाँ। अभी पलायन रोको नौकरी दो यात्रा है, हाँ। उससे पहले भारत जोड़ो न्याय यात्रा हुई, उससे पहले जनगण मन यात्रा हुई। ये मैं आपको बता दूं, पार्टी भले हमने बदल ली है, यात्रा करने का तरीका, संघर्ष करने का तरीका और मुद्दे हमने आज तक नहीं बदले हैं। 2019 में भी जो मैं आज आपके सामने बोल रहा हूँ कि आपके पुराने पत्रकार बैठे हुए हैं, उनसे पूछिए, मैं यही बोल रहा हूँ। क्योंकि कोई भी बिहार का इंसान जो बिहार से भावुक रूप से जुड़ा हुआ है ना, वो इधर उधर की बात नहीं करेगा। क्योंकि जो बिहार से बाहर पलायन किया है हाँ। पढ़ने के लिए, इलाज के लिए, बिल्कुल, उसको बिल्कुल। मालूम है कि कैसे उसकी आइडेंटिटी के चलते उसको अपमानित किया जाता है, कैसे हमारी पहचान को गाली बना दिया गया है, कैसे किसी को ह्यूमिलिएट करने के लिए बिहारी कहा जाता है। ये हमने झेला है जी। और कोई भी इंसान अगर आएगा यहाँ पर कुछ करने के लिए, सामाजिक तौर पे, सांस्कृतिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे, उसके लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि हम बिहार के लोगों को आत्मसम्मान कैसे दिलाएं। और आत्मसम्मान सिर्फ बोलने से नहीं मिलेगा, आत्मसम्मान मिलेगा जब हम शिक्षा में बेहतर करेंगे, जब हम रोजगार में बेहतर करेंगे, महिला की सुरक्षा में बेहतर करेंगे, किसानों को उनके फसल का दाम देंगे, मजदूरों को मजदूरी देंगे, तब बिहार का मान सम्मान आगे बढ़ेगा। डेवलपमेंट की जब बात हम है, बिहार को अग्रणी राज्य की श्रेणी में डेवलपमेंट की बात है, मैं बिल्कुल आपके साथ और चुनाव से इसका कोई लेना देना तो एक नहीं है। अच्छा, और एक सवाल में, ये क्यूरोसिटी है मेरी, आपने राहुल गांधी को इनवाइट किया आपके यात्रा के लिए, राहुल आए बेगूसराय, किसी को इनवाइट नहीं किया, लोग खुद आ रहे हैं। चलो राहुल गांधी आए ना, ये राहुल उनकी गांधी सत्ता है, आए, ये उनका विचार है। बेगूसराय आए, आपकी जगह आए, आप पिछली बार लड़े थे वहां से, पिछली बार आप लड़े थे बेगूसराय से, आपका एरिया, आपका गढ़ है, कोई मैसेजिंग हो रही थी क्या इससे? देखिए, राजद को, राज्य को, जब हम जेल में थे, हाँ, तो जेल से तो किसी को इनविटेशन नहीं भेज सकते हैं। तब राहुल जी जेएनयू गए थे, तब तो इनविटेशन नहीं भेजे थे, कांग्रेस पार्टी में भी नहीं थे, चुनाव भी लड़ने की संभावना नहीं थी, राजनीति में भी आने की संभावना नहीं थी। ये उस आदमी की महानता है कि देश में कहीं कोई संघर्ष हो रहा हो, वहां वो उपस्थित होते हैं। सिर्फ जेएनयू नहीं गए थे, अच्छा, एचसीयू भी गए थे, जब रोहित वेमुला की संस्थानिक हत्या हुई, किसान के आंदोलन में भी गए थे, भट्टा पर सॉल भी गए थे, जब बलात्कार की घटना हुई यूपी में, वहां भी गए थे। देश में कहीं कोई अन्याय होता है तो राहुल गांधी जाते हैं। और ये न्याय के लिए इतना बड़ा संघर्ष चल रहा है बिहार के नौजवानों और विद्यार्थियों का, तो वो अपना समर्थन देने के लिए आए थे। वो कोई परमानेंट यात्री तो थे नहीं, आए अपना समर्थन देकर के। पर बेगूसराय आए तो उससे कोई मैसेजिंग आरजेडी को आप लोग कर रहे थे क्या? ऑलरेडी पटना आ रहे थे, यात्रा बेगूसराय में थी तो बेगूसराय चले गए। ठीक है। और हमारी लड़ाई आरजेडी से नहीं है। आपका पता नहीं आपको इसमें क्यों मसाला दिख रहा है। हमारा अलायंस है। आप ही लोग मसाला दे रहे कन्हैया, हम कहाँ ढूंढ रहे बताइए। आपका जवाब आज सुबह आप पर हमलावर आप ही के अलायंस पार्टनर हो रहे, आप मेरे को कहते हैं मैं मसाला ढूंढ रही हूँ। आज तक आपको एक स्टेटमेंट दिखा दीजिए किसी भी भाजपा के अलावे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ हमारा एक स्टेटमेंट दिखा दीजिए। तो ये आरजेडी तो आपके ऊपर लड़ रही है, अब अड़ रही है ना भाई? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी स्टेटमेंट आया 1 घंटा पहले, अभी स्टेटमेंट आया है कहते हुए कि जिसको जो कहना है कह ले, हमारा चेहरा भाई। तो मैं नहीं अड़ रही हूँ उस पर, पता भी नहीं है और आप बोल रहे हैं वो स्टेटमेंट टीवी पे चल गया। आप हमारे जवाब को जो है आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट दिखाएंगे। नहीं कन्हैया, ये टीवी पे चल भी गया स्टेटमेंट। बट अब चलिए, अब मैं बिहार के रोड मैप पे आना चाहती हूँ। कांग्रेस के हिसाब से बिहार का रोड मैप क्या है कन्हैया, पहले वो जवाब दीजिए। और दूसरा मुझे बताइए कि कब तक ये बैसाखी के सहारे कांग्रेस यहाँ चलना चाहती है बिहार में? क्या कांग्रेस अपने दम पे खड़े होने की कोई भी कवायद करेगी यहाँ? एक तो इस सवाल का जवाब हम आपको 2 हिस्से में देंगे। दीजिए। उससे पहले मेरा एक निवेदन है। हाँ बोलिए। देखिए, सब धन 22 पसेरी नहीं होता है। सब पत्रकार, सब धन 22 पसेरी नहीं होता है। बिहार में कहावत है। सब पत्रकार अलग होते हैं, सब गेस्ट अलग अलग होते हैं। आपकी जो भी आपका उद्देश्य हो, लेकिन हम इस संबंध में अपनी सारी स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं। करिए। हाँ। आज इस वक्त हमारी प्राथमिकता यही है कि बिहार के आम लोगों की जो आवाज़ है, जो उनके दुख दर्द है, उसको सुना जाए। उसमें से जो प्रभावित वर्ग के लोग हैं
अगर वो लड़ना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी उनके लिए जनसंघर्ष का एक मंच तैयार करे, ठीक है, और उनके जो मुद्दे हैं उसको लेकर के हम सरकार को पहुंचाएं, इस उम्मीद के साथ कि सरकार उस पर कोई कार्रवाई करेगी। ठीक है, जब तक सरकार उस पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी, हम सुनते रहेंगे और उनको सुनाते रहेंगे, और सतत प्रक्रिया, यह यात्रा इस फॉर्म में समाप्त हुई है, यह सतत प्रक्रिया चलती रहेगी, सत्याग्रह के रूप में, जनसंवाद के रूप में, बिहार के लोगों को सुनना और सरकार को सुनाना हम जारी रखेंगे। पहला हिस्सा। दूसरा हिस्सा आपने जो कहा रोड मैप, एक तो जनसंघर्ष हमारा रोड मैप है, दूसरा रोड मैप ये है कि बिहार के अंदर हम अलायंस में चुनाव लड़ें, सरकार किसी की बने, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी हैं बिहार में। हमारी पहली कोशिश ये है कि बिहार का जो सबसे बड़ा सवाल है, चुनावी चर्चा उसको केंद्र में रखे, इधर उधर की बात की बजाय जो सबसे मुश्किल परिस्थिति बिहार के लोग झेल रहे हैं उन परिस्थितियों पर चर्चा हो। और मैं आपको आंकड़ावार बताता हूँ, बिहार सरकार का जो सैंक्शन पोस्ट है, 4.25 लाख पोस्ट खाली है। कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने गलती से 3.25 लाख बोला, तो एक पत्रकार ने हमको करेक्ट किया कि 3.25 नहीं 4.25 लाख पोस्ट खाली है। अकेले 2 लाख पोस्ट एजुकेशन सेक्टर में खाली है, डिफरेंट डिपार्टमेंट में पद खाली है। एक तो जो भर्तियां हैं उसको भरा जाए, दूसरा जिन भर्तियों में धांधली होती है, प्रश्न पत्र लीक होता है, सरकार प्रश्न पत्र को लीक को रोकने के लिए ठोस कानून बनाए, जो प्रॉमिस हम लोग तेलंगाना में किए और उसको लागू कर रहे हैं। तीसरा, एक जॉब कैलेंडर होना चाहिए, सरकार के पास एक आंकड़ा तो हो। कोविड के दौरान जो लोग बिहार लौट करके आए थे, पैदल चल के आए, 2000 किलोमीटर साइकिल चला करके आए, उस वक्त यह अनुमान लगाया गया कि एक नंबर पे लगभग 85 लाख लोग उत्तर प्रदेश में लौट करके आए थे और लगभग 65 लाख लोग बिहार के अंदर लौट करके आए थे। इसका मतलब इतने लोग हमेशा बिहार से बाहर पलायन करके दैनिक मजदूरी करके अपना गुजारा कर रहे हैं। तो सरकार के पास एक तो ये डेटा हो और एक जॉब कैलेंडर सरकार जारी करे। उसके बाद इस यात्रा के दौरान जो प्रमुख मुद्दे हम लोगों को अलग अलग जिलों में देखने को मिला, मखान के किसान से आप जाकर के बात कीजिए, प्रधानमंत्री जी आए, मखान का मस्का लगाया, मखान के किसानों से आप जाकर के जब बात करेंगे, कितना मुश्किल से जो है उसकी खेती करते हैं, पानी में डूब करके जो है उसके बीज को निकालते हैं, फिर तैयार करते हैं। काजू बनाने से भी ज़्यादा मुश्किल है मखान को तैयार करना। उनके यहाँ उनको आत्महत्या करने की स्थिति है। मखान का दाम जो है वो किसान को नहीं मिलता है, सबसे बड़ा फायदा बिचौलिए उठा करके ले जाते हैं। मधुबनी एरिया में जब हम लोग यात्रा लेके घूम रहे थे तो मधुबनी पेंटिंग वर्ल्ड फेमस हो चुका है, लेकिन जो मधुबनी पेंटिंग के कलाकार हैं उनको बेसिक श्रम का मूल्य भी, बेसिक मेहनताना, तो आपका एजेंडा, हमारा एजेंडा ये है कि बिहार के भीतर एक सकारात्मक राजनीति हो। ठीक है, दुनिया बदल रही है, इस बदलती हुई दुनिया में बिहार अपनी श्रम क्षमता के साथ, यहाँ का जो वर्किंग क्लास पॉपुलेशन है, जो यंगेस्ट पॉपुलेशन है, बिहार को अगर आप देखेंगे तो भारत के जो है अग्रणी युवा राज्यों में से एक है। इतनी बड़ी जो हमारी श्रम शक्ति है, जो हमारी जल शक्ति है, आज के दौर में जब एआई का दौर है, छोटे छोटे मोटर बन रहे हैं, आईसी बन रहा है, आपको एआई के ज़माने में जो है ड्रोन बन रहा है, बिहार के सामने एक अवसर खुला है कि बिहार के लोगों को अवसर मिले और इस अवसर को पर जो है बिहार अपनी क्षमता से, अपनी शक्ति से सकारात्मक तौर से काम करे और बिहार अग्रणी राज्य बने, ये हमारा रोड। ठीक है, तो मैंने आपसे सवाल पूछा रोड मैप, आपने बहुत विस्तार से और अच्छे से ये जवाब दिया, पर जिस वजह से मैं ये सवाल आपसे पूछ रही थी, क्योंकि आपके कांग्रेस पार्टी के अंदर ही एक बड़ा धड़ा है जो ये सोचता है कि कांग्रेस को अपनी वजूद वापस कायम करने की ज़रूरत है, जो बहुत पुराने समय में थी वो होना चाहिए। कांग्रेस को ऐसे बैसाखी के साथ नहीं चलना चाहिए। चलिए मैं आप उसका जवाब दें, इससे पहले मैं राहुल गांधी की 2 बातें आपको बताना चाहती हूँ। राहुल गांधी ने पटना में भी और अहमदाबाद में भी ये बात कही है, वो पिछड़ों पर फोकस करना चाहते हैं। चलिए एक बात मैं समझती हूँ कि सवर्ण जो जाति हैं, आपको लगता है कांग्रेस के साथ नहीं, वो बीजेपी के साथ है, तो वहाँ जाना आपका मतलब आपके है ही नहीं प्लान में वहाँ जाना। लेकिन आप जो फोकस करना चाहते हैं ना ये पिछड़ी जाति पर, क्यों? क्योंकि इनकी आबादी ज्यादा है। आप इसलिए भी शायद क्या उनको टारगेट कर रहे हैं क्योंकि जिस तरीके के नेता, या तो अखिलेश यादव हो या यहाँ पर तेजस्वी हो, ये दोनों जो नेता पिछड़ी जातियों की पॉलिटिक्स करते हैं, वो पॉलिटिक्स को अब कांग्रेस अपनाना चाहती है, वापस अपने पास लाना चाहती वापस। अब ये राहुल गांधी के इस स्टेटमेंट का मतलब समझाइए कन्हैया। कौन सा स्टेटमेंट? ये जो कह रहे हैं कि हमें पिछड़ों पर फोकस करना है। नहीं, ऐसा स्टेटमेंट नहीं है। स्टेटमेंट हमेशा राहुल जी देते हैं, मैं उसको पूरा कर देता हूँ। कहिए। राहुल जी कहते हैं सभी जाति के गरीब लोग, दलित,
आदिवासी, पिछड़े, अति पिछड़े, किसान, मजदूर, महिलाएं और छोटे जो व्यापारी हैं, जो छोटे उद्योगपति हैं, इनको बचा करके इनके साथ जो अन्याय हो रहा है, इस अन्याय को रोक करके ही भारत दुनिया का अग्रणी देश बन सकता है। बिल्कुल स्पष्ट आप लाइन पिछड़ों पर फोकस नहीं कर रहे कन्हैया? मैं तीनों बात सुन लीजिए। ठीक है, बोलिए। इकोनॉमिक पॉलिसी के हिसाब से हम चाहते हैं कि इस देश में जो प्रोडक्शन करने वाले लोग हैं, उन प्रोडक्शन करने वाले लोगों को बचाया जाए। जो वेलफेयर स्टेट है, जहां पर आपको पीएसयूज को बचाना है, लोगों के लिए वेलफेयर स्कीम लेकर के आना है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी न्याय की योजनाएं लेकर के आई है। जहां आपने जाति और पहचान के आधार पर बात की, कांग्रेस पार्टी इस देश के आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा ली, इसमें कोई दो राय नहीं है। देश आज़ाद हुआ, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। देश में संविधान का शासन कायम हुआ और उस संविधान के शासन के चलते ही सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय का लक्ष्य किया गया और बहुत हद तक जो है सामाजिक राजनीतिक न्याय हुआ भी। आर्थिक और सामाजिक न्याय एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जब आप कहते हैं कि हम जो कामगार लोग हैं उसको बचाना चाहते हैं, तो आपको देखना पड़ेगा कि कामगार जातियां कौन सी। राहुल गांधी ने कहा कि हमें फोकस करना है पिछड़ों पर। कंप्लीट कर लूं? करिए। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि कोई भी वर्ग जो विकास की गति में पीछे छूट गया है, उस पर हमको ध्यान रखना है, उसको आगे बढ़ाना है। आपने उसको संख्या बल से जोड़ा है। देखिए, सिर्फ संख्या बल की बात नहीं है। ठीक है। अभी बिहार में जो सर्वे हुआ है जी। उस सर्वे के आधार पे कई रिपोर्ट प्रकाशित हुए हैं। एक जो है प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर हिमांशु कुमार, उनका रिपोर्ट आया है जी। उस रिपोर्ट में ये साफ साफ दिखाया गया है कि बिहार में इंट्रेंस पॉवर्टी है और कुछ लोगों को यदि छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर जातियों में भयंकर गरीबी है। तो खास सवाल सुनिए ना कन्हैया, यही है कि फिर आप गरीबों की बात क्यों नहीं करते, आप जातियों की बात क्यों करते हो कन्हैया? बार बार राहुल गांधी जाति 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 जाति, थक गए सुनकर हम सब जाति जाति। समाज में नहीं है। हाँ, समाज वही तो मैं कह रही हूँ कि आप भी वहीं पर गिर रहे हैं, उसी दलदल में गिर रहे हैं। आप ऊपर नहीं उठ रहे हो ना सर कन्हैया। ये आपका परसेप्शन है। आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की बात करिए, पर आप जाति, पिछड़ी, दलित कौन नहीं कर रहा है? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का तो बात हो ही रहा है, लेकिन सिर्फ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से ही शोषण नहीं है ना, जाति के आधार पर भी शोषण है ना। तो जो जाति के आधार पर शोषण कर रहा है उसको आप जातिवादी नहीं कह रहे हैं, और उस शोषण से जो लड़ रहा है आप उसको जातिवादी कह रहे हैं। भाई, जो समाज के लोग हैं, जिस भी वर्ग और पहचान के हैं, उनको भागीदारी करने की बात, इसमें जातिवाद कहाँ से आ गया? जातिवाद तो वो लोग कर रहे हैं ना कि जातीय पहचान के आधार पर आज भी जो है लोगों को घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जा रहा है, पानी नहीं पीने दिया जा रहा है, मंदिर में घुसने नहीं दिया जा रहा है, मंदिर घुसने पे मंदिर को धोया जा रहा है, घर के सामने से बारात नहीं निकालने दिया जा रहा है। आप एट्रोसिटीज के आंकड़े तो उठा करके देख लीजिए। अगर आपके ऊपर अत्याचार आपके लिंग के चलते होगा, आपके औरत होने के चलते होगा, तो न्याय भी तो इसी आधार पे मांगा जाएगा ना। तो ये करना है आधी आबादी आधा हक हम बोलते हैं ना, आधी आबादी आधा हक हम कहते हैं, आधी आबादी पूरा हक होना चाहिए ना। आप भी तो नागरिक हैं, आपके साथ अगर कोई दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाएगा और आपके पहचान के आधार पे किया जाएगा तो ये तो रुकना चाहिए ना। तो जो रुकने की बात कर रहा है, और आपको ये नहीं लगता है कि अगर आप इसको बढ़ावा देते रहेंगे तो और जो हमारे फॉल्ट लाइन्स है, सुनिए ना, हमारे जो कास्ट के फॉल्ट लाइन्स है वो और भी डीप होंगे। 5000 साल से है इस देश में, हम बढ़ावा दे रहे हैं। खत्म करने की कोशिश भी तो नहीं कर रहे हो ना कन्हैया? कोशिश है कि आपका वोट और हमारा वोट बराबर है। कौन खत्म किया? चलिए, राजे राजवारों ने खत्म किया है। राजे राजवारों ने खत्म किया है। आप लोग कोशिश तो नहीं कर रहे खत्म करने की। एक जयंती है, आज मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। बोलिए। ज्योतिबा फुले की आज जयंती है, और नोट कीजिएगा और प्लीज इसको नहीं काटिए। अरे कुछ नहीं कटता, कहाँ काट रहे हैं? कहा कि मोची जूता सिलता है, ये उसका धंधा है, धर्म नहीं है। माली माला बनाता है, यह उसका धंधा है, धर्म नहीं है। ब्राह्मण पूजा कराता है, बोलिए धर्म है कि धंधा? बताइए कौन जातिवाद? हम जातिवाद किए, आज जातिवाद शुरू हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने जातिवाद खत्म किया जब वोट बराबर किया, महिला का, पुरुष का, ब्राह्मण का, दलित का। ये जातिवाद खत्म करना होता है। राजे राजवारों का राज खत्म करना होता है कि राजा का भी वोट एक और गरीब का भी। तो अगर आप लोगों की आवाज बन रहे हैं ना कन्हैया, तो हर बार हर जगह हार क्यों जाते हैं? कहाँ हार
हाँ, हर स्टेट में हार जाते हैं आप लोग। कितने साल हारे? हाँ, कितने अभी साल महाराष्ट्र जीते? में भी हार गए। चलिए हार जीत बताइए, चलिए हार जीत हरियाणा में हार गए। अरे जुम्मा दिल्ली में तो आप थे भी नहीं ना, बताइए। आप कह रहे हैं लोगों की कितना साल आवाज हुआ है आप। देश को आजाद हुए कितना साल हुआ? तो कन्हैया, कितना हुआ? अरे ऐसे जवाब- देश का भाग्य सवाल मत, आप भाग्य मत। क्या 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 आप पूछना सवाल का चाहते हैं जवाब आप? दीजिए, भाग्य अभी मत। जो राहुल गांधी के नीचे नेतृत्व में कितना प्रॉब्लम है। साल हुआ? नेतृत्व में देश प्रॉब्लम को है। आजाद हुए कितना साल हुआ? कन्हैया, नेतृत्व में प्रॉब्लम है। देश को आजाद हुए कितना बताइए साल ना। हुआ? आप बताइए कितना साल हुआ? उससे आप हम क्या बताना चाह रहे हैं मुझे? आपको बड़ा मेरे हारने की चिंता है तो मैं आंकड़ा दे देता हूं कि हम ज्यादा हारे हैं कि जीते हैं। अच्छा, आप पूरी कंपैरिजन करेंगे। कांग्रेस पार्टी अपने हम समय तो में आज के 400 दौर में से जी ज्यादा- रहे हैं ना। अरे हम भी तो आपको आज के दौर में ला रहे हैं। 400 से ज्यादा सीट जीती है आज तक दूसरी पार्टी एक नहीं जीत समय पाई। था, रिगेन वो समय फिर तो वापस लूज आएगा। कर गई। वो हाँ, समय फिर वापस आएगा। जब आप थोड़ा ईमानदारी से पत्रकारिता करके सच दिखाएंगी। भाई साहब, आप सच तो सरकार आप के जो कह रहे हैं टूट वही पे जाएगा नहीं ना। चलेंगी। हाँ? आप थोड़ा मुद्दा बोलेंगी, आपका सैलरी ना कटे, आपके घर पे ईडी ना आए, इस डर से बाहर आकर के आप सच दिखाएंगे। सुनिए, ईडी और वीडियो को दूर रखिए। ईडी कहाँ किसके हम घर तो चाहते हैं कि जाएगी, ईडी दूर है ना? दूर रहे। आपके घर पे ईडी नहीं आया, हम तो चाहते मेरे हैं। घर पे ईडी क्यों आएगी कन्हैया? क्योंकि आप मतलब सच कहाँ से बोलेंगे तो कहाँ वो ईडी बात आएगी। लेके जा रही है? सच बोलेंगे तो बड़ा ईडी अजीब सी आएगी, बात इनकम कर रहे टैक्स हैं। आएगा। ये गलत बात है आप कन्हैया, सच ठीक है, बोलिए, ये सच गलत बोलने की बात हिम्मत है। कीजिए। अच्छा, ये बताइए। अच्छा, आप सुनिए, कुछ भी बोले हमारी पार्टी पे और नेता आप भी पे। तो बोल रहे हैं ना, और आपको जो कह बना रहे रहा हैं है गलत आप बोल बात रहे है। हैं। चलिए ये बताइए कि मतलब आप करें तो अच्छा, सुनिए, हम करें तो कन्हैया, दूसरे में। कन्हैया, बेगूसराय से लड़ना है इस बार? नहीं, आप फिर गलत जगह जा रहे हैं। फिर अरे यार, मतलब नेता मेरे सामने बैठा है, इलेक्शंस आने वाले, मैं पूछ रही हूँ लड़िएगा बेगूसराय से? ना तो फिर इंटरव्यू ले लीजिएगा। इलेक्शन आप प्लानिंग क्या है? लेने के लिए हम पैसा नहीं दिए हैं। प्लानिंग क्या है ये सुनिए मेरी बताइए। बात सुनिए, इंटरव्यू देने अरे के लिए- हाँ ना, मैं बोलूँ ना भाई, मैं तो क्या पूछ भी रही कह रहा हूँ, हूँ। लड़िएगा कि नहीं? पहले गुस्सा मत कीजिए। हाँ, इंटरव्यू देने के लिए पैसा तो नहीं दिए हैं। मतलब इंटरव्यू तो लेने कितने के लिए कोई लीजिएगा? पैसा लेता जब है क्या? अरे, क्या फालतू बातें? क्या बात कर रहे हाँ? हैं? इंटरव्यू देने के लिए लोग पैसा देता है। हाँ, इंटरव्यू भाई देने के तो लिए कन्हैया, लोग आप पैसा गलत देता है। इंसान से बात सवाल कर रहे हैं ना। पूछ करके देता है, गलत सवाल गलत लिख करके गलत देता इंसान है। से बात कर रहे हैं। चलिए अब आप मेरे को सीधे जब सीधे चुनाव सवाल का आएगा, जवाब सीधा दीजिए। सीधा जवाब है, हाँ। चुनाव आएगा, हाँ। नॉमिनेशन भरने जाएंगे, आपको बता देंगे और इंटरव्यू भी देंगे। अच्छा ठीक है, चलो अब एक देखो, अभी अब आप बहुत बच रहे हो, बहुत मेरे इंटरव्यू को इसको घुमा रहे बचना हो। कहते हैं। इसको बचना कहते हैं। अब आप सुनिए, अच्छा, आप एक काम सुनिए कीजिए, सुनिए इसको सुनिए, as it is डाल दीजिए। ये as it is ही जनता जाए- तय कर लेगी कि हम बच रहे हैं कि आप बच रहे ठीक है हैं। तेजस्वी, As it is डाल ये दीजिए। एज इट इज ही जाएगा, देखेंगे। विदाउट अ सिंगल देखेंगे, हम कट, देखेंगे। एज इट इज जाएगा। ठीक है, वो आप भी वो एक देखेंगे। शेर है ना, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। आप देखिएगा बिल्कुल भाई साहब। अब आप ये मुझे एक बात बताइए कन्हैया, कि ये जो कंपैरिजन आपकी और तेजस्वी की बार बार की जाती है, आप लोग करते हैं। चलिए मीडिया करती है। आप देखिए, आप बिल्कुल नीचे से उठकर आए हैं, सेल्फ मेड लीडर हैं, अच्छे वक्ता हैं, पढ़ाई लिखाई अच्छी हुई है। दूसरे साइड पर आप तेजस्वी की बात करते हैं। तेजस्वी को देखिए, विरासत में बहुत कुछ चीजें मिल गई हैं। तेजस्वी की पढ़ाई पर भी टीका टिप्पणी होता बार-बार है। पलायन पे लाते हैं, बार-बार नौकरी पे देखो, लाते अब हैं, जब आप मैं बार-बार आपको चुनाव पे चले जाते तो वही हैं, बात बार-बार है, वही अलायंस पे चले जाते हैं। अब यही बात बार-बार है, सुनो ना तेजस्वी पे तेजस्वी, चले जाते कन्हैया, हैं। एक काम करो, अरे, आप ही तय कर हमारी दो एक कि मैं क्या यात्रा सवाल चल रही पूछूंगी। है, हमारी एक यात्रा। आपकी यात्रा खत्म हो गई भाई आप साहब। एक बात बताइए, जो हाँ। मौका है उस हाँ। मौके पे बात कीजिएगा ना। तो तेजस्वी क्यों नहीं आप है तो किसी मुद्दा? के रिसेप्शन पार्टी में गए और बर्थडे का गाना बजा भाई, देंगे। तेजस्वी क्यों नहीं है मुद्दा? क्या बात करते हैं? इलेक्शन आ रहा है, मैं तेजस्वी अरे के तो बारे में इलेक्शन पूछ रही हूं। अरे आज इलेक्शन हो कितना रहा है। बच रहे हो आज कन्हैया इलेक्शन हो रहा आप? है। इलेक्शन अभी सितंबर में होगा, जब इलेक्शन होगा तब देखेंगे। आपसे तेजस्वी के वजूद को खतरा है क्या? नहीं, हमसे क्यों खतरा होगा? बिहार के लोगों को खतरा है बेकारी से, बिहार के लोगों को खतरा है गरीबी से। बिहार के आपको मैंने क्या कहा? हम अस्पताल से आ रहे हैं, एक रोगी को देख करके उसको हाँ। सांप काट लिया। हाँ। सही समय पे लोगों को इलाज नहीं मिल रहा है, लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, गरीबी इंट्रेंस्ड है। ठीक है। कोई ऐसी कम्युनिटी नहीं है जिसमें गरीब लोग नहीं है। कहने को कहते हैं हम, ये जात वो जात, हर जात में गरीबी जो है इतना गहराई तक घुसी हुई है। और कोई भी खेती करने वाला, मक्का के किसान जो पूर्णिया में बताए कि मक्का पे एमएसपी नहीं मिल रहा है, मखान की खेती करने वाले किसानों ने कहा कि हमको कोई फायदा नहीं होता है। तो तेजस्वी देखो, आप अभी आप इस समय की बात कर रहे हो ना, जैसे आप मुझे खींच के ले गए पीछे कि बताओ कितना समय हुआ हमारे इंडिपेंडेंट हुए। आप हमारे तो हाल भाई की बात साहब करें तो हम जीतने की बात तो करते भाई हैं। साहब आप भी तो बहुत समय यहाँ पर राज कर रहे थे ना, वो भी तो था। तो हम भी आपको उस समय पर वापस कब ले से जाना राज चाहते कर रहे हैं। हैं? लास्ट तो कब अब से? मुझे एक बात लास्ट बताओ, कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर कब था मुझे बताइए। द मिनट आई से तेजस्वी, आप मुझे घुमाना शुरू कर देते। तेजस्वी से क्यों बच रहे हैं जवाब देने नहीं, से? तेजस्वी से नहीं बच रहे तो हैं। किससे बच रहे हैं? हम जो है समाज को, तो बिहार सुन लिया को आपका बेरोजगारी मुद्दा। से बचाना चाहते तो हैं। आपका हम मुद्दा आपसे पूछ रहे हैं। हाँ, कि ये लास्ट- बताइए। आप कहते हैं कि कांग्रेस राज में था, कांग्रेस का लास्ट चीफ मिनिस्टर कब था? सुनिए ना,
अब आप सुनिए मेरी ये बात। सुशासन है, 2 बार बिजली ये गई है। बिजली कट गई है, मगर आप ये पटना है देश की ये राजधानी। हाँ, ये बिजली 2 बार कट गई है बाकी इंटरव्यू हालत में आप- बिल्कुल। और 20 साल से है सरकार, तो आप एनडीए जो- डबल इंजन की सरकार 20 साल से हाँ है। हाँ भाई और आज साहब, भी हम ही से सवाल पूछिए। आप सवाल तो आपसे पूछेंगे, क्योंकि सवाल हम जो पावर में उनसे भी पूछते सवालों का हैं। स्वागत है। सुनिए सुनिए, दरभंगा में आपका एक वीडियो वायरल हुआ था, आपने वहां पानी की बात कही, आपने कहा कि देश के बड़े उद्योगपति जो हैं उनकी नजर यहाँ के रिसोर्सेज पर है, फिर आपने सड़क की भी कुछ बात करी। ऑनेस्टली मैं कंफ्यूज हूँ कि आप क्या बोलने की हाँ, ये कोशिश अच्छा कर कि रहे आपने थे। सवाल पूछा। आप मुझे जरा उसका एक्सप्लेनेशन दीजिए कि अदानी कैसे आके पानी चोरी कर लेगा और पता नहीं क्या कर लेगा, पता नहीं आपने क्या बोलने की कोशिश करी वहां मैंने पर। ये नहीं बोला था। हाँ। एक पत्रकार महोदय ने, जैसे आप सवाल कंप्लीट नहीं करती हैं, अब आपके हम पहले सवाल का जवाब दे रहे हो तो आप दूसरा सवाल पूछ देती हैं, फिर उसको जो एडिट करके आप लगा देंगे। हाँ, नहीं, नहीं, मतलब हम क्या करेंगे वो आप हमको अभी से बता रहे हैं। मेरे साथ ये आप हो जो- रहा है ना 9 तो साल फिर से। भाई साहब तो आप देख लेना ना, मेरे पूरा साथ- आपको दिख जाएगा मेरे प्लेटफॉर्म साथ पे। ये 9 साल से हो रहा ठीक है, पहले ये सवाल का जवाब दो। मैंने जो है कोई नारा नहीं लगाया, हर चैनल ने वो नारे चलाए मेरे नाम से, सब चैनल ने चलाया ना, तो मैं तो उसका विक्टिम हूँ ना, झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ, जेल रह के आया हूँ। मुझे लिंच करने की कोशिश की गई कोर्ट में, जो मैंने बोला ही नहीं, मैं वहाँ था ही नहीं। तो मेरे साथ तो ये हो रहा है ना, कोई पहली बार तो हुआ नहीं है, और ऐसे ही मैं किसी पे आरोप तो लगा नहीं रहा हूँ, मैं तो उसका प्रभावित व्यक्ति हूँ ना। खुद बीजेपी के सांसद की पत्नी ऑन कैमरा बोली कि वो तो वहाँ था ही नहीं, और पिछले 9 साल से बीजेपी के लोग जो है वो एक बात बोले जा रहे हैं। तो मैंने तो यही कहा ना कि भाई अगर मैं अपराधी हूँ तो मुझे पकड़ करके जेल में डाल दो, मुझे फांसी पे चढ़ा दो। लेकिन ये जो झूठ बोला जाता है एडिट करके, उसमें पूरा मसला क्या है? हाँ, ये बताइए। एक पत्रकार ने पूछा कि बिहार में क्या है, बिहार में तो जो है रेवेन्यू ही नहीं है, तो आप कैसे कीजिएगा? तो मैं उसका जवाब देते हुए कहा कि बिहार में क्या नहीं है। अच्छा। बिहार में पानी है, बिहार में सड़कें बन रही हैं, बिहार में जो है ताज होटल बना है, बिहार के जो है रिसोर्सेज के ऊपर जो है पूंजीपतियों की नजर है, तभी तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोग तैयार हैं। कौन कहता है कि बिहार में नहीं है? बिहार में सबसे जरूरी चीज है कि पानी है, श्रम शक्ति है, यहाँ पे जो है खाना का जो है, आप बताइए 90% मखान जो है जिसको सुपर फूड कहते हैं, वो बिहार के एक इलाके में पैदा होता है। केला है, लीची है, मतलब दुनिया में हाँ, बिहार की पर लीची उसके के बाद सामने आपने बोला ना कि पूंजीपतियों की नजर है यहाँ पर। पूंजीपतियों हाँ, की फिर नजर है। क्या मतलब था? पूंजीपतियों की नजर, ये कहने का मेरा ही तात्पर्य था कि सरकार जो है चाह रही है कि औने पौने दाम पे यहाँ के रिसोर्सेज जो हैं वो पूंजीपतियों को हैंड ओवर कर दिया जाए। ठीक है। हाँ। उसमें मैं ये सवाल उठा रहा हूँ कि आप फैक्ट्री लाना चाहते हैं, लाइए, लगाइए, लेकिन जो फैक्ट्री का धुआं सूंघेगा, जिसका ग्राउंड वाटर उसको जो एग्जॉस्ट किया जाएगा, खींचेगा, उसको भी तो कुछ मिले। हमारे घर के बगल में वरुण बेवरेजेस का फैक्ट्री लगा है, ठीक है, जस्ट लगा है, ठीक है। सब जगह देश में जब वरुण बेवरेजेस का फैक्ट्री बंद हो गया तो उसको बिहार में जो है आप एनओसी दे करके लगा दिए हैं। अच्छा। और अभी लगे हुए कुछ वक्त भी नहीं हुआ है, आप जाकर के इस पर रिपोर्ट कर सकते हैं, और मेरा निवेदन है कि कीजिए। तेजी से जो है ग्राउंड वाटर नीचे जा रहा है। अच्छा। मेरा जिला जो है बेगूसराय में 5 नदी है, ऐसा ये जमुई जैसी हालत नहीं है। साउथ बिहार, नॉर्थ बिहार बिल्कुल डिफरेंट है। नॉर्थ बिहार में आपको 20 फीट पे पानी मिलेगा, कहीं खोदेंगे पानी मिलेगा। बेगूसराय में 5 नदी है, ठीक है, बैती, बलान, ब्यावर, गंगा, गंडक, 5 नदी है। जहाँ 5 नदी हो वहां जो है पानी बिक रहा है। आप चले जाएंगे किसी भी चीज में, बर्थडे पार्टी में चले जाइए, शादी में चले जाइए, श्राद्ध में चले जाइए, टैंकरों से पानी बिक रहा है। जिसके पास इतना पानी हो उसके यहाँ पानी बिक रहा है। नहीं तो वहां क्या हो रहा है? क्योंकि वाटर रिसोर्स जो है लगातार उसको जो है एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो फिर वो नहीं बनना चाहिए था प्लांट वहां पर? कन्हैया, डेवलपमेंट की बात करते हो, जब आप प्लांट बनाते हैं ना तो एक गाइडलाइन होता है। जैसे सरकार कहती है कि यहाँ हम कुछ बना रहे हैं तो 1 पेड़ काटेंगे तो 400 पेड़, ठीक है। अगर आप 1000 लीटर पानी निकालेंगे तो गाइडलाइंस फ्लाउट हो रही हैं, आप ये कह रही हैं गाइडलाइंस को नहीं माना जा रहा है। आप डेवलपमेंट के अगेंस्ट तो नहीं है। हमने कहा कि आप पूंजीपतियों को बुलाइए, निवेश कराइए, लेकिन रिसोर्सेज औने पौने तरीके से उनके हाथ में हैंडओवर नहीं कर दीजिए। विकास में यहाँ के लोगों की, स्थानीय लोगों पर आपने जो आरोप लगाया कि बड़े बड़े पूंजीपति आएंगे और हड़प जाएंगे यहाँ का, इसका क्या एविडेंस है कन्हैया के पास ऐसे ब्लैंकेट स्टेटमेंट मारने का कि सरकार क्या कर रही है? ऐसे कुछ आपके पास कागज है, दस्तावेज हैं जो ये कह रहा है कि भाई यहाँ के रिसोर्सेज सरकार बेचने के लिए तैयार है? फाइल जमा किया है। हाँ, क्या है उस फाइल में? और सब उसमें जो लोग स्थानीय मुद्दा बताए हैं। हाँ, रीगा में, सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में एक चीनी मिल है, वो चीनी मिल अभी चालू हुआ है। वो चीनी मिल का मालिक जो है वो बीजेपी का पूर्व मंत्री है कर्नाटक का, मैं बोल रहा हूँ ऑन कैमरा।
ठीक है, वहां जो पूरा का पूरा मजदूर थे, एक रात में जो है मैनेजमेंट ने सारे पुराने मजदूरों को निकाल दिया। ठीक है। और जो है कई बाहर के मजदूर ला करके वहां पे काम कराने लगे। ठीक है। और जो मान लीजिए कोई 30,000 पे काम कर रहा था, वहां पे उसी पोस्ट पे नया मजदूर 15,000 में काम कर रहा है। तो सीधा सीधा आपको मैं एविडेंस दे रहा हूँ एक्सप्लॉयटेशन का। अब जब आपका ये कहना है, फिर आपने अदानी का भी नाम लिया। हाँ, अदानी का नाम इसलिए लिया कि ये कहा जा रहा है कि अदानी आएंगे और बिहार में जो है फूड पार्क लगाएंगे। तो भाई साहब कहा जा रहा है, कहाँ है कागज, बोलिए ना, क्या पता है आपको, या फिर कुछ साइन हो गया एमओयू क्या अदानी के साथ? अभी तो है नहीं ना। हाँ, हम ये आरोप लगा रहे हैं, क्या जो आरोप लगा रहा है, हाँ, ना, जिसके खिलाफ आरोप लगा रहा है, हाँ, ठीक है, हाँ, जब वो हमारे ऊपर इसका सवाल देंगे तो ये सिद्ध करने का जिम्मेवारी तब होगी। इसका जवाब सरकार पर अभी आप बोलेंगे ऐसे, आपने जो सुना आप उसके बेसिस पे बोलेंगे अदानी आएंगे और अदानी सबके ऊपर कब्जा कर लेंगे, है ना? अदानी से आपकी रिश्तेदारी है, इतना क्यों दुखी हो रहे हैं? ये देखिए, फिर आप लोग दुखी वाली बात नहीं, ये बात नहीं बोलना फिर आप तक कन्हैया, ये गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। आप स्टेटमेंट बिना एविडेंस के दे रहे थे, तो मैं आपसे सवाल कर रही हूँ। अब मैं सवाल पूछूंगी तो आप कहेंगे आपकी रिश्तेदारी है। ये दिस इज अ पर्सनल अटैक ना कन्हैया, दिस इज नॉट राइट। नो, बट व्हाई यू आर बीइंग वेरी सो एंग्री व्हाइल बिकॉज़ यू आर मेकिंग ब्लैंकेट स्टेटमेंट्स विदाउट एनी एविडेंस। विद एविडेंस आई एम सेइंग, हु टॉक अबाउट एविडेंस, वी आर गिविंग एविडेंस। हां, बोलो ना, क्या एविडेंस है? एविडेंस कह रहे हैं कि भारतमाला प्रोजेक्ट बन रहा है। हाँ। भारतमाला प्रोजेक्ट में किसानों ने आकर के कहा कि हमको 4 लाख रुपया जो है पर कट्ठा मुआवजा मिला है, मार्केट रेट 20 लाख रुपया है। तो आप जहां जमीन एक्वायर कर रहे हैं, उस जमीन का जो है मुआवजा आप किसान को नहीं दे रहे हैं। पॉइंट 1। पॉइंट 2, आप जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसके इर्द गिर्द जो है वो जो है फूड पार्क खोलना चाहते हैं, सरकार बता दे कि नहीं खोलना चाहते, तो बोल रहे हैं सरकार की तरफ से आए कि नहीं खुल रहा है फूड पार्क, कुछ नहीं हो रहा है। तो जब फूड पार्क खुलेगा, सड़कें बनेगी, उसमें स्थानीय लोगों की भागीदारी होगी ना। जिस किसान की आप जमीन लेंगे उसको मुआवजा देंगे ना। जो तो आप सोच के बैठ, स्थानीय लोग काम करेंगे। ठीक है, आप सोच के बैठ गए हैं कि कुछ इंस्टेंसेस में जहां आपके हिसाब से गलत हुआ, इसलिए सरकार बिल्कुल गलत ही करने वाली है। चलिए, मैं आपका पॉइंट में समझ गई, आप क्या पॉइंट उठा रहे हैं मैं समझ गई। आपकी यात्रा आज विकास में स्थानीय लोगों की भागीदारी। अच्छा कन्हैया, आपकी यात्रा 27 दिन वाली खत्म हुई है, ठीक है। आप बिहार के काफी जिले गए, आपने घूमा, आपने सिचुएशन समझने की कोशिश करी। प्रशांत किशोर पिछले 2 साल से यात्रा कर रहे हैं और 2 साल से यात्रा करने के बाद अब आज उन्होंने आगाज किया कि भाई हम भी अब लड़ेंगे और ये इलेक्शंस में लड़ेंगे। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, एज अ फेलो से आप उसी स्पेस में, यू आर ऑल्सो अ बडिंग यंग पॉलिटिशियन, सो इज ही। तो मैं कन्हैया कुमार से पूछना चाहती हूँ, प्रशांत किशोर की राजनीति कैसे देखते हैं, कहाँ देखते हैं? देखिए, हम ये समझते हैं कि बिहार की बेहतरी के लिए जो कोई भी राजनीतिक दल, कोई व्यक्ति, कोई प्रयास करे, वो स्वागत योग्य है। अच्छा, उससे हमारा कोई अंतर्विरोध नहीं है। चुनाव जब होता है, 2 पार्टियां आपस में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ती हैं, वो एक बात है। बिहार आज जहाँ पे खड़ा है, हाँ, हमको लगता है कि एक सामूहिक प्रयास की जरूरत है जी। सिर्फ जो है ना चुनाव, ये दल, वो दल, ये गठबंधन, ये उसकी बात नहीं जी। दशकों से यह राज्य पिछड़ गया है, इसको जो है विशेष प्रोत्साहन की जरूरत है, इसको विशेष व्यवस्था की जरूरत है। जबकि राजनीतिक तौर पे देखिए कि राज्य कितना महत्वपूर्ण है, केंद्र की सरकार ही बिहार के बदौलत चल रही है। आज अगर नीतीश जी फैसला ले लें तो कल जो है मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। बिहार इतना राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राज्य है और इतना दखल रखता है। नहीं, वो तो इसलिए क्योंकि नंबर कम हुए ना भाई बीजेपी के। आप बिहार इतना महत्वपूर्ण है, इससे सरकार गिर जाएगी सेंटर की, ये तो गलत आप एनालॉजी लगा रहे हैं, ये तो गलत एक्सप्लेन कर रहे हैं। समर्थन ले लेंगे नीतीश जी तो सरकार हाँ, तो आज की सिचुएशन में गणित ऐसी है कि नीतीश जी वापस ले लेंगे, तो उसमें बिहार इतना महत्वपूर्ण है। आप यही सिचुएशन है। नहीं, पिछले 2 इलेक्शंस में तो नहीं थी ना भाई साहब। 2014 के इलेक्शन, 2019 के इलेक्शन में तो ये हालत नहीं थी, बीजेपी को अपना ही बहुमत था। तो नीतीश कुमार जी पे थोड़ी वेट कर रहे थे। अपना बहुमत बिना नीतीश जी का आ गया है। बीजेपी की क्या मजबूरी है कि ज्यादा सीट लेकर के भी नीतीश जी को चीफ मिनिस्टर बनाए हुए हैं। चलिए, बीजेपी का खुद का बहुमत था ना कि नहीं था कि वो भी नकार देंगे, वो भी नकार देंगे। बिहार की वजह से सरकार चल रही है ना केंद्र की, इसमें कोई दो राय है? हाँ, जो आप कनेक्शन कर रहे थे वो गलत था, लेकिन अपना पॉइंट कंप्लीट करिए। ठीक है, हाँ, गलत नहीं, सही है। पॉइंट कंप्लीट करिए। से जो है मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। नीतीश कुमार आज फैसला ले लें, मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, सरकार गिर जाएगी। ठीक है, ओके। सिर्फ नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू जी के इधर उधर होने से ही सरकार बची हुई है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़िए ना। अगर क्या बिहार इतना इम्पोर्टेंट है, हाँ, तो फिर राजनीतिक रूप से इतना इम्पोर्टेंट होने के बावजूद हाँ, बिहार आर्थिक तौर पे क्यों पिछड़ा हुआ है?
ये मौका है कि जब हम दशकों से पिछड़ गए हैं तो हमको विशेष अवसर मिलना चाहिए, विशेष प्रोत्साहन मिलना चाहिए। तो केंद्र जो है वो हमारी ज़्यादा मदद करे, केंद्र से हम ज़्यादा मदद ले सकें और बिहार की जो ताकत है, बिहार की जो शक्ति है, उसका इस्तेमाल करके हम बिहार को न सिर्फ जो है देश की अग्रणी राज्य बनाने बल्कि देश को जो है दुनिया का अग्रणी देश बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। ठीक है, क्योंकि स्किल का तो कोई कमी है नहीं। हाँ। हर फील्ड में, मीडिया में, जुडिशियरी में, ब्यूरोक्रेसी में, बिजनेस में, हर जगह बिहार के लोग जाकर के कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, बाकी जाकर के मजदूरी तो कर ही रहे हैं, ठीक कश्मीर से है, लेकर के कन्याकुमारी ठीक है, तक। तो हमारे सामने चुनौती यही है कि बिहार के लिए कोई भी व्यक्ति या समूह प्रयास करे, वो सामूहिक प्रयास का हिस्सा है, क्योंकि सामूहिक प्रयास की जरूरत है बिहार को उस स्थिति से आगे बढ़ाने के लिए। कन्हैया, पलायन रोकने की यात्रा, जो आपने यात्रा इतनी सारी करी अभी, तो पलायन यात्रा पर कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं आपकी यात्रा पे, कह रहे हैं कि कन्हैया तो खुद ही राजनीतिक पलायनवादी है। लेफ्ट छोड़कर कांग्रेस में आए, बेगूसराय से लड़े, हार गए तो छोड़कर दिल्ली चले गए, हार गए दिल्ली से तो लौटकर बिहार आ गए। फिर इनको बिहार की याद आई, ये तो है ही पलायनवादी, तो खुद ही है, इधर से उधर से इधर करते रहते, फिर ये क्या पलायन की बात करते हैं? मैं यही चाहता हूँ कि अगला कन्हैया कुमार जो है ना, अगली पीढ़ी का, उसको पलायन नहीं करना पड़े, नहीं करना पड़े। चुनाव लड़ने के लिए दिल्ली नहीं गया था। क्या करने गए थे? बोलो पूरा समय दूंगी कन्हैया, पूरा समय दूंगी। नहीं गए थे, पीएचडी करने के लिए दिल्ली गए। अरे भाई साहब, मनोज तिवारी के अगेंस्ट कौन लड़ा था अभी? आप फिर बाद में आ गए। दिल्ली हम मनोज तिवारी के खिलाफ चुनाव लड़ने नहीं गए थे। दिल्ली तो हम पहुंचे जेएनयू में पढ़ने के लिए ना। दिल्ली या कोई भी राज्य बिहार का लोग क्यों जा रहा है? या तो पढ़ने के लिए जा रहा है। आपके कॉलेज के टाइम की बात थोड़ी कर रही थी मैं, पलायनवादी आपको, मैं राजनीतिक पलायनवादी का सवाल वो पूछ रही थी आपसे कि लोग कह रहे हैं कि राजनीतिक पलायनवादी है। आप गए दिल्ली पढ़ने के लिए कन्हैया, लड़े ना भी मनोज तिवारी के अगेंस्ट दिल्ली में? पार्टी के मेंबर हैं, हाँ, जैसे आप पत्रकार हैं जी, तो आपको हम कहेंगे आप दिल्ली से पलायन करके पटना आ गए, ये तो आपका प्रोफेशन है ना, आपका काम है। उसी तरह से मैं एक पॉलिटिकल पार्टी का सदस्य हूँ, वो पॉलिटिकल पार्टी जो मुझे जिम्मेवारी थी उस जिम्मेवारी का निर्वहन करेंगे। ठीक है, अब हम उसका जिम्मेवारी का निर्वहन कर रहे हैं। उसके स्टूडेंट विंग के हम इंचार्ज हैं। हाँ। इंचार्ज हैं, दिल्ली रहते हैं। हाँ। दिल्ली में काम करते हैं। अच्छा, एक सच बता, बिहार कैसे छोड़ दिए? बिहार तब ना छोड़ते हैं जब हमारा वोटर आईडी बिहार का नहीं होता। हम वोट गिराने के लिए ही बिहार आए थे। जब हमारा आवासीय प्रमाण पत्र जो है दिल्ली का होता, हमारा जो है पासपोर्ट का पता जो है वो दिल्ली का होता, तो सब बिहार का ही है। अच्छा, बेगूसराय का सुनिए एक बात पूछूं मैं। क्या होता है, सुनिए, चटकारे लेके कुछ बोल देते हैं लेकिन वो सच नहीं होता है, वो हंसने के लिए। कन्हैया सुनिए, ये क्यों हुआ कि आप को बिहार से टिकट नहीं मिला लड़ने का पिछले लोकसभा चुनाव में? हुआ क्या? व्हाट हैपेंड? दिल्ली आपको भेजने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या हो गया? कन्हैया चेहरा है बिहार से, तो क्यों कन्हैया नहीं लड़े यहाँ से? तो फिर तो हम अपने गांव से चेहरा हैं, फिर तो मुझे मुखिया का चुनाव अरे भाई साहब, बिहार से हो ना, नेता तो बने ना। ठीक है, तो हम कह रहे थे मुखिया का चुनाव लड़ना। सच बताओ ना, क्या हुआ था? सच बता रहे हैं। हाँ। जनरल इलेक्शन है, 545 सीट है, लोकसभा का चुनाव है। हाँ, हाँ। तो कहीं से कोई लड़ सकता है, कहीं से भी लड़ा दे, जहां वो कुछ बेस भी नहीं था कन्हैया का, खड़ा कर दिया कन्हैया को हारने के लिए। तो मोदी बनारस में पैदा हुए हैं, तो भाई साहब जीत तो गए ना, आप तो हार गए ना। आप तो हार गए ना। तो क्या हो गया? अटल बिहारी वाजपेयी हार गए थे। सच, आप जो सच्चाई है तो बोल ही नहीं रहे हो। क्या गलत बात है? सुनिए ना, अच्छा कन्हैया, चलो हाँ और ना में जवाब देना। वर्ल्ड कप हार गया जो है, सुनिए ना कन्हैया, कहाँ यार, कहाँ से कहाँ जाते हो? सुनिए, नहीं, आपके सवाल पे आ रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि जनरल इलेक्शन अपने गांव से लड़ना चाहिए। गांव से नहीं लड़ना चाहिए, गांव से लड़ना चाहिए तो मोदी का गांव बनारस में कहाँ है? कम से कम बिहार से तो वो तो जीत गए। उनकी इतनी तैयारी थी, उनकी तो गुजरात से उनकी तो इतनी तैयारी थी, वो तो 2 जगह से लड़े थे। अगर आपको याद हो 2014 में बड़ौदा, वहां से भी लड़े थे और यहाँ से भी लड़े थे। सुनिए ना कन्हैया, सुनिए, तो गुजरात से लड़ते, बनारस से क्यों लड़े? मुझे बताइए कि मैं गलत हूँ? ऐसा लगने से मुखिया का चुनाव दिल्ली जाकर के लड़ लिया। जनरल इलेक्शन मैं गलत हूँ या मैं सही हूँ? क्या बात करते हैं? जनरल इलेक्शन है, 545 सीट है। कोई आपको पता है पटना से आके गुजरात जो है चुनाव लड़े थे, प्रधानमंत्री बने थे। अच्छा, मुझे एक बात, जॉर्ज फर्नांडिस कहाँ पैदा हुए थे? जॉर्ज फर्नांडिस बिहार से चुनाव लड़े थे। सुनिए, मैं आपको राजनीतिक इतिहास बता रहा हूँ। शरद पवार जो है, शरद यादव जो है वो बिहार से तो नहीं थे, बिहार से राजनीति की। सुनिए ना कन्हैया, कौन सी बात है? चटकारे लेके, मसाला लेके, हंस करके कुछ भी बोलिएगा। आपको क्या लगता है हमको राजनीतिक इतिहास याद नहीं है? आपको जो पढ़े लिखे आदमी है, राजनीतिक इतिहास एल.के. आडवाणी गुजरात में पैदा हुए थे। एल.के. आडवाणी गुजरात में पैदा हुए थे। अटल बिहारी वाजपेयी लखनऊ में पैदा हुए थे। स्मृति ईरानी अमेठी में पैदा हुई थी। सुनिए, हार गए ना, बाकी लोग जीत गए थे। क्या हो गया हार गए?
मेरी बात सुनिए। हारने में क्या बुराई है? कौन चुनाव नहीं हारा है हमको बताइए? कौन ऐसा नेता है जो चुनाव नहीं हारता है? पूछने दो, मजा तो आपको भी आ रहा है, ठीक है, सवाल तो पूछने दो। मजा लेने के लिए नहीं, आप जो झूठ बोल रहे हैं उसको करेक्ट करने के लिए मैं बोल रही हूँ। मैं झूठ क्या बोल रही हूँ? मैं बोल रही हूँ क्यों गए, मैं पूछी क्यों गए, ठीक है? पढ़ने के लिए गए दिल्ली भाई, इसमें क्या बुराई है? जेएनयू आओ तो यहीं पढ़ते यार, इसमें क्या गलत बोल रहे हैं? सवाल सुन लोगे पहले मेरा। सवाल ये है कि क्या ये सच है कि लालू प्रसाद ने ये कंडीशन रख दी थी कि कन्हैया कुमार बिहार से नहीं लड़ेगा, क्योंकि आप डायरेक्टली तेजस्वी के कंटेंशन कॉम्पिटिशन में आ जाते? इस पे आपके पास क्या प्रमाण है? इसीलिए तो पूछ रही हूँ। कोई आधारिक बयान है क्या? हमारी पार्टी ने कहा है? कन्हैया आपसे आरजेडी ने कहा है? सही है क्या, ये गलत है? आपसे पूछ रही हूँ। मुझे इससे मतलब ही नहीं है। हाँ ना, मैं तो बोलोगे जब पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, पार्टी मुझे जो जिम्मेवारी देती है उसका निर्वहन करता हूँ। पार्टी ने मुझे कहा तुमको दिल्ली से चुनाव लड़ना है, मैं दिल्ली से चुनाव लड़ा। पता है कुछ लोग क्या कहते हैं कन्हैया कि इतने अच्छे वक्ता हैं कन्हैया, गलत पार्टी में आके फंस गए। क्यों कहते हैं लोग ऐसा? बहुत सारे नेताओं को कहा क्यों कहते हैं लोग ऐसा? आपके बारे में क्यों कहते हैं? अगर मैं सही हूं तो मेरे फैसले सही हैं, और मेरा फैसला है कि मैं कांग्रेस पार्टी के साथ हूं, मैं राहुल गांधी के साथ हूं। या तो मैं गलत हूं तभी मेरा फैसला भी गलत है, अगर मैं सही हूं तो मेरा फैसला भी सही। अच्छा कन्हैया, कितनी सीटों पे लड़ना चाहती है कांग्रेस इस बार? यहाँ फिर चुनाव पे आ गए तो किस पे आऊं? आप ये पूछिए बचे हुए जिलों में जो है कब यात्रा करेंगे? वो भी बता दो, वो भी बता दो, वो भी बताओ। हाँ नहीं, वो भी बताओ कब करोगे, कब करेंगे? जब चुनाव, फिर देखो चुनाव का बात आएगा तब चुनाव की बात। मैं जब चुनाव बोलूं तो मैं गलत, कन्हैया चुनाव बोले तो कन्हैया सही। चुनाव की बात ही नहीं है, बात है अभी यात्रा की। चुनाव जब आएगा फंस जाते हो खुद ही कन्हैया। चुनाव पे जो है बात की। अच्छा बोलो कितने सीट पे लड़ना है, आप बताओ। ये जब चुनाव होगा तो पता चलेगा सब कुछ। कल मैं प्रशांत किशोर की इंटरव्यू कर रही थी और मैंने प्रशांत से आपके बारे में पूछा, और जितनी प्रोमिनेंस आपको अभी यहाँ मिल रही है, आप यात्रा कर रहे हैं, राहुल गांधी आ रहे हैं, यू आर नाउ बिकमिंग ग्रेजुअली द फेस ऑफ कांग्रेस इन बिहार। आई एम नॉट द फेस, आई एम जस्ट अ मेंबर। ओके फाइन, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल योरसेल्फ। बट ये सवाल मैंने कल प्रशांत से पूछा और प्रशांत का ये जवाब था, देखिए एज नॉट एज अ फेलो लीडर, एज अ पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट, उनका जवाब ये था और उनका आकलन ये है कि कांग्रेस कन्हैया का चेहरा अभी आगे इसलिए कर रही है क्योंकि कांग्रेस अभी आरजेडी के साथ हार्ड बार्गेन करना चाहती है सीटों पर। उनको उतनी सीटें चाहिए जितने पे वो चाह रहे हैं, वो नंबर्स चाहिए। इसलिए कन्हैया को अभी आगे करो, कन्हैया को बड़ा करो, सो दैट हम इसको यूज करके एज अ कार्ड हार्ड बार्गेन करें। इसका जवाब क्या है? भाई हम अब कांग्रेस पार्टी में रह करके कांग्रेस पार्टी की रणनीति नहीं मालूम है। जो लोग हमारी पार्टी में नहीं है उनको हमारी पार्टी की रणनीति मालूम है। एक समय में आपकी पार्टी की रणनीति बना रहे थे ना वो, बहुत पार्टी की रणनीति बनाई है, मेरी शुभकामनाएं हैं उनको। इसके बारे में क्या? ये उनके विचार हैं। हाँ? ये उनके विचार हैं, उनका आकलन है। अच्छा। आकलन हर बार जो है एकदम सटीक हो और एग्जैक्ट फैक्चुअल हो, ऐसा नहीं होता है। अच्छा ठीक है। नीतीश कुमार उनका आकलन था कि जो है कितना सौ सीट आ, 400 380 सीट आ रहा है, तो ठीक है। कई बार हम लोग सब इंसान हैं, कभी सही होते हैं, कभी गलत होते हैं। आपसे जब मैं पूछूंगी तो फिर आप बोलोगे तेजस्वी 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 पे क्यों पूछ रही हैं? आप मुझे जो है एक बार पूछ लीजिए। नहीं, लेकिन अभी हाल फिलहाल में मेरे ही सहयोगी आपसे पूछ रहे थे कि भाई गठबंधन का चेहरा क्या तेजस्वी है? अब मुंह मोड़ के चले गए। भाई साहब क्या हुआ? मैं कोई सवाल से मैं नहीं मुंह मोड़ता हूँ। वीडियो पर है, कैमरा पे है कि बर्थडे में ना विवाह का गाना नहीं बजाते हैं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ। अब आप कोई समझ रहे हैं तो आपको बहुत बहुत बधाई। नहीं आप देखिए क्या है कि आप सोए हुए हैं तो जगा देंगे, सोने का नाटक कीजिएगा तो हम क्या कर लेंगे। राहुल गांधी ने बिल्कुल हाल फिलहाल ये कहा कि आरएसएस को सिर्फ कांग्रेस रोक सकती है, ये उनका बयान था। आरएसएस को सिर्फ कांग्रेस रोक सकती है, लेकिन बिहार में आपको मैं बताऊं, यहाँ पर ये एक इम्प्रेशन भी बनी हुई है कि आपको याद है अडवाणी जी की यात्रा लालू जी ने रोकी थी, याद है? वो इम्प्रेशन बड़ी बनी हुई है कि कोई रोकेगा तो वो लालू प्रसाद आरजेडी है। कांग्रेस कहाँ लाइन में आती ही नहीं है, मगर इस बार उनका कहना। तो आप ये कह रहे हैं कि आरएसएस को सिर्फ बिहार में रोकने की जरूरत है? मुझे नहीं पता, मैं तो आपसे पूछ रही हूँ, हो रहा है तो पूरे देश पूछ की तो पार्टी तो जो है कांग्रेस पार्टी है। रोक लीजिएगा आप लोग। देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी रोक लिया है। कहाँ रोका, किधर रोका? रोक लिया। गांधी ने अपने सीने पे गोली खा करके गोडसेवादियों को रोक दिया था। भाई साहब अभी की बात करो ना। अभी भी हाँ, सीधे चले जाते हो आप पीछे। वही रोक लेंगे ना। वो जो काली टोपी का कारनामा है ना, उसको यही व्हाइट टी शर्ट पहन करके रोकेंगे। किधर? हर बार हार के इंटरव्यू कीजिएगा। हर बार हार के हारना पड़ता है। कितना और हार? 1857 के विद्रोह में हार गए थे। कितना और हारेंगे? फिर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में जाकर के आजादी मिली। कन्हैया कितना और हारेंगे? जितना हार जाए समझौता नहीं करेंगे, समझौता नहीं करेंगे, डरेंगे नहीं, न्याय के लिए लड़ेंगे। कांग्रेस के साथ रहेंगे कन्हैया। हार से कुछ नहीं होता है,
वैचारिक जीत जरूरी होता है। आप विचारधारा की बात करते हो यार कन्हैया, मुझे एक बात बताओ, है ना, लेफ्ट लेफ्ट सीपीआई छोड़कर आ गए ना कांग्रेस, है कि नहीं है? सीपीआई छोड़कर कांग्रेस विचारधारा नहीं आए, कोई विचारधारा का अंतर विरोध नहीं है, एकदम कांग्रेस की आइडियोलॉजी सीपीआई की आइडियोलॉजी से एकदम डिट्टो मिल जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना। आइडियोलॉजिकल विरोध तब होता जब कांग्रेस पार्टी आइडियोलॉजी की बात करते हो यार कन्हैया, हाँ ऐसे में तो इससे अच्छा होता हम संबित पात्रा से ही बहस कर लेते जैसे आप बात कर रहे हैं। इतना आप जवाब दे रहे हैं, बात कीजिएगा तो संबित पात्रा से ही बहस कर लेते हैं। देखो आप क्या करते हो, स्पोक्सपर्सन बनकर के बात कर रहे हैं। आप सवाल पूछ लिए, जवाब दीजिए, चलिए। कांग्रेस पार्टी अगर सरकार में होती, हाँ, कम्युनिस्ट पार्टी उसके विरोध में होती, ठीक है, तब विचारधारात्मक अंतर विरोध ठीक है। इस देश में नफरत को रोकने के लिए और दो चार दोस्तों की जो लूट है, सरकार के जो दोस्त हैं, उसको रोकने के लिए एनडीए के खिलाफ इंडिया अलायंस बना। कहाँ वैचारिक अंतर विरोध है? कोई ऐसा तो नहीं है ना कि हम जो है सीपीआई से निकल करके एनडीए में तो नहीं चले गए हैं, इंडिया गठबंधन के ही पार्ट है। ठीक है, जब सरकार बना लेंगे तब देखेंगे कि कौन सा वैचारिक अंतर विरोध पैदा होगा। आज तो वैचारिक अंतर विरोध नहीं है, एक। दूसरी बात, आरएसएस से रोकने की जब आप बात कर रहे हैं, आरएसएस के खिलाफ वैचारिक लड़ाई, गोडसेवादियों के खिलाफ वैचारिक लड़ाई कांग्रेस पार्टी ही लड़ सकती है और लड़ रही है। मोदी जी संघी हैं और जा करके ना शपथ लेते होंगे जब करते होंगे आरएसएस तब। तो आप संघी इस तरीके से क्यों बोल रहे हो जैसे वो गाली हो? संघी है मतलब है, क्या मतलब होता है कन्हैया? गाली है, जिसने गांधी को गोली मारी वो गाली है, वो आतंकवादी। मतलब आरएसएस के जो मेंबर्स हैं उनको आप गाली दे रहे हो, आतंकवादी है, आतंकवादी है। और आप ये स्टेटमेंट आपकी जिम्मेदारी स्टेटमेंट है। गांधी को गोली मारना सही है? मतलब आप एक मिनट, ना ये प्रवक्ता वाली बात है। आप कह रहे हैं गांधी को गोली मारना सही है? आरएसएस का हर मेंबर को गांधी को गोली मारना सही है? हाँ, गांधी को गोली मारना सही है? आप गांधी को गोली मारना से आरएसएस को कनेक्ट करके आरएसएस का कनेक्ट कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। गोड से आरएसएस का है कि नहीं है? आज आप मोहन भागवत और हर किसी को गाली दे रहे हैं। गाली नहीं देना, सवाल पूछ रहे हैं। गाली देना हमारा संस्कार नहीं है, गाली देना हमारा संस्कार नहीं है। मैंने जब आपसे सवाल पूछा तो आपने बोला हाँ, गाली देना और गोली मारना ये हमारे संस्कार नहीं है। हम गांधीवादी हैं और गोडसेवादियों से लड़ाई गांधीवादी लोग ही लड़ सकते हैं। एक बात बताइए, उमर खालिद आपके पीछे खड़े थे ना उस वहां पर जेएनयू में? खड़े थे कि नहीं? आप जो जेएनयू में जितना कांड हुआ उसमें उमर खालिद थे आपके पीछे? आपके साथ थे कि नहीं थे? आप बताओ, आपके ग्रुप के साथ थे या नहीं थे? जेएनयू में जब सारा तमाशा हो रहा था उस वक्त उमर शैला रशीद, उमर खालिद, आप थे या नहीं थे? बताइए। बीजेपी सांसद के पत्नी ने कहा है कि हम नहीं थे। आप थे? वो बीजेपी के सांसद की पत्नी के जवाब नहीं पूछ रहे हो, आप थे या ना थे? आप बोलो। ये बात हम आज 9 साल के बाद हमसे पूछ रहे हैं। हाँ, हम फिर पूछ रहे हैं, तो इसका जवाब तो हम जो है कम से कम 900 बार दे चुके हैं। तो आप कन्हैया एक बात बताइए। जी बताइए। आपके साथ खड़ी थी शैला रशीद, आपके साथ ही थी? अब चलो आप वहां फिजिकली प्रेजेंट थे नहीं थे, यूनियन में 4 लोग थे। हाँ, एक प्रेसिडेंट हम थे, हाँ, एक वाइस प्रेसिडेंट, एक जनरल सेक्रेटरी, एक ज्वाइंट सेक्रेटरी। ठीक है। ज्वाइंट सेक्रेटरी एबीवीपी का, वाइस प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी आयशा का, और मैं एआईएसएफ से प्रेसिडेंट था। हम सब साथ थे, अलग अलग पार्टी के होते हुए हम यूनियन में साथ थे। शैला और उमर आपके ग्रुप के पार्ट थे या नहीं थे? ग्रुप कहने का क्या मतलब है? हमारी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। नहीं ही मानेंगे कि हम आपके साथ प्राउड मेंबर हैं कि हम जेएनयू में पढ़े हैं। हाँ। हम साथ में पढ़े हैं, हम सब जो है फेलो स्टूडेंट हैं। हाँ, है ना फेलो स्टूडेंट, लेकिन हम अलग अलग पार्टी के मेंबर। ठीक है, तो ह्यूमन राइट्स की इतनी बात करते हो ना कन्हैया, तो ये लोग ये अभी सवाल तक हमने उठा एक रहे भी हैं। ह्यूमन राइट्स का भी बात नहीं किया अरे अभी तक। तो चलो ह्यूमन राइट्स की बातें नहीं करते कन्हैया। आपको आज ह्यूमन राइट्स पे बहस करना है हमसे? मेरी बात सुनिए, आज आपको हमसे ह्यूमन राइट्स पे बहस करना है? मेरा सवाल सुन लो ना, फिर जवाब देना। आप तो जो जवाब देना वही दे रहे हो। सवाल आप पूछ ही नहीं रहे हैं, आप तो प्रवक्ता की तरह बात कर रही हैं बीजेपी की। और आरएसएस पे आपको इतना मिर्ची क्यों लग रहा है? आप उससे जुड़े हुए हैं, आप आरएसएस से जुड़े हुए करते हैं। आप हाँ कन्हैया, मुझे एक बात बताइए, एक बात मुझे बताइए। सच बोलिए, हम आरएसएस से नहीं जुड़े हैं, आरएसएस के खिलाफ हैं। ये बड़ा इजी है ना कि कैमरा के सामने आपने किसी को भी गाली दे दी, नहीं गाली नहीं दे दी। भैया आप गांधी को गोली मारना और आरएसएस लपेट लिया एकदम, है ना कन्हैया? नहीं लपेट लिया, मतलब क्रिमिनल होता है, समझे? और उस क्योंकि भैया गॉडसे और आरएसएस क्या कनेक्शन कन्हैया कुमार ने करके बना दिया है। देखो कन्हैया, मैं इससे बहस नहीं करना चाहती हूँ, बिल्कुल बहस नहीं करना चाहती हूँ। और मैं आपसे उमर खालिद के ऊपर सवाल पूछ रही हूँ, आप मुझे वापस लेके जा रहे हैं। शैला रशीद, उमर खालिद पे मैं सवाल पूछ रही हूँ कि आप कभी भी उसके बारे में कुछ बोलते ही नहीं। शैला रशीद के बारे में क्या बोले बताइए?
सवाल पूछिए, हम बताते हैं। बताइए ना, दूसरी साइड चली गई है। कौन से साइड? बुरा लगा आपको? कौन से साइड चली हाँ? गई? अब तो वो बिल्कुल बीजेपी की ही तरह बात करती है ना? उन्हें कहाँ चली गई मुझे बताइए। आप लोग का साथ तो छोड़ दिया, छोड़ा कि बीजेपी नहीं? का सदस्य बन गई है। नहीं, आपका साइड छोड़ा कि नहीं? आपका साथ छोड़ा मेरा कि नहीं? साइड कौन सा है ये तो बताइए पहले। आप जिस साइड में खड़े वही हम साइड कभी है भी जो एक जेडीयू का पॉलिटिकल साइड है, पार्टी में नहीं बताइए। थे। हाँ? हम कभी भी अच्छा, ओमार खालिद के लिए क्यों कुछ नहीं बोलते हो? मैं अरे पहले शैला राशिद पे बोले, चाहती हम पे हूँ बोले। कि ओमार पे क्यों कुछ नहीं बोलते सुनिए हो? ना, हम सब है बात ना? करेंगे, हम हर चीज पे बोलेंगे, चलिए। हमको किसी चीज बोलने आप पे कुछ नहीं बोलेंगे, तो आप बोलो। शैला राशिद कहाँ थी और कहाँ चली गई, ये मुझे जरा आप बता दीजिए। आपको भी पता है कहाँ चली गई, कहाँ थी, ठीक है? उसके बयान कैसे कैसे नहीं, बदल नहीं, गए, आपको भी बताइए पता तो, है ना? आप ठीक है, सच को बोलने में क्या दिक्कत है? अब वो हर किसी को बीजेपी पे प्रेस करिए, बीजेपी के सारे नेताओं को प्रेस करिए। आपके साथ खड़ी तो बिल्कुल दूसरे साइड की बात कर रही थी। आजादी है, इसमें क्या बुराई है? तो मैं वही तो पूछ तो रही हूँ, ये उसकी राजनीतिक आजादी है, वही तो और मैं वो पूछ रही हूँ। हमारी पार्टी में नहीं थी कभी भी, ये आपको मैं बता दूं। मैं सीपीआई का मेंबर था, अब मैं कांग्रेस पार्टी का मेंबर हूँ। ना वो कभी जो है सीपीआई का मेंबर थी, ना वो कभी कांग्रेस पार्टी का मेंबर थी। ठीक है, ये जो आप परसेप्शन मेकिंग कर रहे हैं ना बहुत स्मार्टली, हम उसको समझते हैं। नहीं तो आपके साइड थी, आपके ग्रुप में थी, आपके ग्रुप को छोड़ करके उधर चली गई, क्या है? व्हाट इज दिस? व्हाट वी कॉल इट? अच्छा, और दिस इज शेयर प्रोपेगेंडा एंड परसेप्शन मेकिंग, प्रोपेगेंडा एंड परसेप्शन, एन एजेंडा ऑफ अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी। वी अंडरस्टैंड आप बोल दीजिए, आपको आपकी भी आजादी है, आपको मैं रोक थोड़ी सकती हूँ। आप नहीं रोक सकते हैं? मैं बिल्कुल नहीं रोक सकती हूँ। आजादी का एक लिमिट है, बोलो जो मन में आता बोलो। जो मन में और है, उमर पर बोलिए, उमर पे क्या सवाल है? 4 साल से जेल में है, आप इतनी सारी आवाजें उठाते रहते, यहाँ अन्याय वहाँ अन्याय, ये वो। उमर के ऊपर क्यों कुछ नहीं बोलते? किसी के साथ अन्याय होगा आवाज उठाएंगे, और आवाज उठाते हैं। उमर के लिए उठाते हैं, और बिल्कुल उठाते हैं, और आपके सामने उठा रहे हैं। सुना नहीं मैंने। 4 साल से वो जेल में है। हाँ, और मुझे उम्मीद है कि आज जा करके आप ना पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो पिछले 4 साल 5 साल 6 साल 8 साल से जो बंद हैं, आप उन सब के बारे में बात करेंगे। आप संजीव भट्ट के बारे में बात करेंगे, आप उमर खालिद के बारे में बात करेंगे, आप शर्जील इमाम के बारे, जितने लोगों को बंद किया गया, आप सब पे बात करेंगे। आपकी कोई भी स्टेटमेंट उमर के ऊपर, इसलिए आपने स्टेटमेंट तो बहुत चीज पे नहीं सुना है। नहीं, आपने दी है उमर के ऊपर, सब पे देते हैं भाई। राजनीतिक बंदी जो बंद है जेलों में, क्योंकि मुझे मिली नहीं उनको उनके राजनीतिक चॉइस के चलते जेल में बंद किया गया है। और सरकार जो है उनका विच हंटिंग इसलिए कर रही है क्योंकि वो सरकार से असहमत करेगा। एक बात बताइए, अब इसको चलाइएगा, सब चलेगा, सब चलेगा। अगली बार फिर आकर के जो 9 साल पुराना सवाल मत पूछिएगा, एक बिट मिलेगा। कन्हैया, एक बात बताइए, ये अच्छा, लेकिन आप आरएसएस से इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? मतलब फिर आपने आरएसएस वापस जाने की कोशिश करी, मुझे समझना है। आपके सवाल मिल गए मतलब ना, आप पत्रकार के जैसा नहीं कर रही हैं। अच्छा, आरएसएस के बारे में इतना चिढ़ रही हैं, एक्टिविस्ट, आप इसका मतलब मेंबर हैं, आप जुड़े हुए हैं आरएसएस से। क्या बात, आप ही डिसाइड कीजिए ना, कीजिएगा, हम हैं आरएसएस में। सुनो कन्हैया, आप ही डिसाइड कर लो कि मैं किसकी मेंबर हूं। आपको बहुत चिढ़ हो रहा है, अदानी पे चिढ़ रही हैं, आरएसएस पे चिढ़ रही हैं, मोदी का नाम सुनते ही उनका जो है गुस्सा आ जा रहा है। वाह, क्या देखो, अब इसको कहते हैं कैरेक्टराइजेशन, ठीक है? वहां बैठकर आप मेरे सामने में शो कर रही हैं, पॉइंट पकड़कर आप मुझे आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रही हैं। बाकी सवाल मैं तो उमर खालिद के लिए पूछ रही थी। सुनो कन्हैया, मैं उमर खालिद पे भी पूछ रही थी, वहां आप गोल कर गए। देखो, अरे गोल कर गए। अच्छा, आप मुझे एक बात, फिर आप बोल रहे हैं गोल कर गए, हम जवाब दे रहे हैं। एक बात बताइए, गलत तरीके से सुनिए, बोलिए, डोंट बिहेव लाइक दैट, आई एम सेइंग द आंसर। हां, गोल नहीं कर गए, बिकॉज़ आई हैव नॉट सीन अ सिंगल स्टेटमेंट ऑफ योर्स। I have not seen a single statement of Kanhaiya Kumar. Show me one statement that you might have made on Omar Khalid. That is why I asked you that question. मगर मैं 100 of speeches, मैं 10 बार बोली तो आपने वो मेरी बात नहीं सुनी। 100 of speeches, 100 of statements. आप इसको थोड़ा लाइट करें, not just for one person. अब इसको थोड़ा लाइट करें, अब इसको थोड़ा आ लाइट गया है करें, क्योंकि ठीक हमने है? आरएसएस का नाम ले लिया और आपका संबंध है उसके साथ, तो आप गुस्से में आ गए। सही बात है, मुझे नहीं पता मेरा आरएसएस संबंध है, आपको पता होगा। एविडेंटली आप बस करें, स्वीकार कीजिए। क्या बात है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं। आप हैं तो बोलिए, आप ही मुझे बना दीजिए मेंबर आरएसएस का। आप हैं, आप जिस तरह से रिएक्ट कर रही हैं, सुनिए, बिल्कुल सुनिए। कह रही हैं कि जो है गोडसे ने गांधी को गोली मारा, पिछले 10 साल से। गोडसे ने गांधी को गोली मारा, आपको बुरा नहीं लगता? पिछले इस देश का नागरिक होने पे आपको बुरा नहीं लगता? कर रही हूं ना, शर्म से सर मेरा नीचे हो जाता है ये सोच करके कि खुद को एक हिंदू कहने वाला एक हिंदू को जो है गोली मारा, ये आपको बुरा नहीं लगता है? भाई साहब और आप बताइए, आप मेरी बात सुनिए, 25 से लेकर के 47 तक
हिंदुओं को बचाने के लिए एक आंदोलन आरएसएस का हमको बता दीजिए। मतलब आपके पार्टी से जो क्रिमिनल नेता सब होते हैं उसकी वजह से पूरी कांग्रेस गलत हो जाएगी, राइट? पूरी कांग्रेस एकदम आप गाली देने के लिए कांग्रेस को बोल जाएगी, समझ गए ना? तो आप ये गलत जगह डायरेक्शन में मत ले जाइए, गलत डायरेक्शन में मत ले जाइए। विचारधारा है, गोलवलकर विचार हैं, हेडगेवार विचार हैं। गोलवलकर ने कहा है कि हिंदुओं को अंग्रेजों के खिलाफ नहीं लड़ना चाहिए। कन्हैया, सवाल करूं या ना करूं, आगे बढ़े। अब आप मुझे एक बात बताइए, एक बात बताइए। आप एक्चुअली आरएसएस का प्रोपेगेंडा करने के लिए आए हैं। प्रोपेगेंडा करते हैं आरएसएस की, आप आरएसएस का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। आपके पास कोई सवाल नहीं है। आरएसएस में तो मैं सवाल भी नहीं पूछ रही थी, आप उठाकर लेकर चले आए। आप अदानी के नाम पे ऐसे गुस्सा हो जैसे आपका रिश्तेदार हो। भाई साहब, अदानी के नाम पर मैं उतने ही सवाल पूछ रही हूँ जैसे बाकियों के ऊपर पूछ रही हूँ, ठीक है? अदानी से इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? आपने लिया, लेंगे, मैंने नहीं लिया, लेंगे। अदानी के ऊपर आरोप है, तो आपने अदानी के ऊपर आरोप है। सरकार ने अदानी का नाम सुनिए, पार्लियामेंट में लेने नहीं दिया, जेपीसी नहीं बनाई, जांच नहीं किया अदानी का। आप नाम सरकार क्यों अदानी को बचा रही है? और सरकार अदानी को बचा रही है, आप भी अदानी को बचा रही हैं। अजीब बात है, आप क्यों अदानी को बचा रही है? आपका अदानी से क्या लेना देना है? पूछूं तो मैं बचा रही हूं। एनडीटीवी के तो नहीं है, आप क्यों अदानी को बचा रही? आप एबीपी न्यूज़ के हैं। देखो, इस तरीके से अगर आप घुमाओगे इंटरव्यू को, मैं सच बोलता हूं, घुमाने के लिए आप हैं, समझो, झूठ सच नहीं हो जाएगा, घुमाने के लिए आप हैं। अच्छा, अब मैं सच बोलते हैं। मैं आगे सवाल पढ़ सकती हूँ या नहीं पढ़ सकती? आप रुके रहेंगे? रहेंगे नहीं आपके पास, आप रुके तो आरएसएस का प्रोपेगेंडा करने के लिए आए हैं। फिर आप आरएसएस का प्रोपेगेंडा यहाँ फेल हो गया। आगे बड़े सवाल में कोई सवाल है ही नहीं। और आरएसएस का प्रोपेगेंडा आप लोग 24 घंटा करते हैं, 24 घंटा करते हैं आरएसएस का प्रोपेगेंडा। 24 घंटा मोदी का प्रोपेगेंडा करते हैं, 24 घंटा जो आप अदानी का प्रोपेगेंडा करते हैं। आपके पास कोई सवाल नहीं लीजिए, क्योंकि आप लोग इलेक्शन हार रहे हैं तो बार बार यही बात करिएगा। जनता इलेक्शन हरा रही है कन्हैया, हम नहीं हरा रहे। अभी मोदी 240 पे है, बैसाखी हम बैसाखी पे चल रहे हैं। भाई साहब, आप तो वहां पे बैसाखी पे हैं, हम बैसाखी, 2 बैसाखी, दायां पैर चंद्रबाबू नायडू के पास और बायां पैर नीतीश कुमार के साथ। 100 भी नहीं पहुंचे ना, तो फिर आप हम पर क्यों गुस्सा निकाल रहे हो? मैं तो आपको ये पूछ रही हूं, 240 पे पहुंच गए, आपकी पार्टी 240 पे पहुंच गई है। आप बीजेपी से हैं, आप आरएसएस से हैं, तो आप खुश होइए कि आपको 240 पे है। जब आप चुप होंगे तभी मैं सवाल पूछ पाऊंगी। नहीं, आपके पास सवाल है ही नहीं। मेरे पास सवाल है। आरएसएस का प्रोपेगेंडा करने के लिए ठीक है, बोल दिया आपने। और 240 हो गया है बीजेपी का, इससे आपको दुख हो रहा है? हमको दुख हो रहा है, नीतीश कुमार की मदद से जो है सरकार चल रही है। कोई बात नहीं, मैंने तो अभी तक सवाल ही नहीं पूछा, आप ही बता रहे हैं, मेरे मुंह में डाल रहे हैं। ही नहीं, आप बताइए ना कन्हैया। ये कह रही है कि गोडसे ने गांधी को गोली मार दिया, ठीक है, आतंकवादी है ना, आतंकवादी, क्रिमिनल है, आतंकवादी, ठीक है, आतंकवादी। आप बोलिए ना, आप बोलिए ना। मैं तो क्रिमिनल कह रही हूं, आतंकवादी नहीं है, मर्डरर है, आतंकवादी नहीं है, मर्डरर है, आतंकवादी नहीं है। फिर आप इस पे बहस कर रहे हैं? बोलिए आतंकवादी है कि नहीं है? कर रहे हैं, आतंकवादी ये है आरएसएस की, ठीक है। मैं 100% श्योर हूं कि आरएसएस की। देखो, इस तरीके के आप बात करेंगे पर कन्हैया, और है हिम्मत तो दिखाइएगा। ये आप सवाल लेंगे या नहीं जो है लेंगे? नफरत फैलाती है इस देश में, तो आपके साथ हम आरएसएस से लड़ेंगे, तो लड़िए। गोडसेवादी विचारधारा से गांधीवादी लड़ेंगे, तो लड़िए। और आतंकवादी है गोडसे। अरे लड़िए, आपके भगवान बना देने से भगवान नहीं हो जाएगा, आपके मंदिर बना देने से भगवान नहीं हो जाएगा। मुझसे क्यों कह रहे? भगवान राम और कृष्ण हैं, गोडसे नहीं है भगवान। मुझसे क्यों कह रहे? राम भगवान है, नाथूराम भगवान नहीं है। क्यों कह रहे? आप आरएसएस से हैं भाई साहब, आप आरएसएस का प्रोपेगेंडा कर रही हैं। सही बात है। तो मैं आप जिस तरह से गुस्सा हो रहा है आपको आरएसएस के नाम से, मोदी के नाम से, अदानी के नाम से, उससे आप डिसाइड करेंगे कि मैं कौन हूं। आपको बुरा लगा था? अगर मैं आरएसएस की मेंबर हूं तो जाके ढूंढ आइए ना, जाके ढूंढ आइए, फिर तथ्य पे बात करिएगा ना कन्हैया। आपका गुस्सा ये जाहिर कर रहा है। मेरा गुस्सा ही आपको सब बता दे रहा है। जिस तरीके से आपसे मैं तेजस्वी का नाम ले रही हूँ और आप गोल 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 कर रहे हैं, तो मैं भी समझ रही हूँ ना कि क्या हो रहा है, कि आपकी इतनी बैंड बजी हुई है कि आप लोग बोल नहीं पा रहे, कि आप ये बोल ही नहीं पा रहे। आपको पता है कि बिना आरजेडी के आप खड़े नहीं हो सकते यहाँ पर, इसीलिए आप एक वर्ड नहीं बोल पा रहे तेजस्वी के ऊपर, और आप मेरे ऊपर लांछन लगा रहे बेवजह। तो आप चाहते हैं हम जो है आरजेडी के खिलाफ, तो वही बात हो गई ना, वही बात हो गई, घूम घूम के वही बात हो गई। हम बोलेंगे? अच्छा, हमारा अलायंस पार्टनर है, आप मुझे आगे बढ़ने भी नहीं दे रहे हो। हमारा अलायंस पार्टनर है, हम अपने अलायंस पार्टनर के खिलाफ क्यों बोलेंगे? अरे खिलाफ क्यों बोलना है? आप ही को, आपके खिलाफ वो खड़े होकर बोल रहा है तो मैं सवाल पूछ रही हूँ, फिर आप कहते हैं एजेंडा पे बात नहीं कर रही हूँ, एजेंडा पे बात नहीं कर रही हूँ। खड़े होकर मृत्युंजय जी ने अभी दिया आदमी हमारे खिलाफ वो क्यों बोलेंगे? यही है ना, सिंपल आदमी हमारे खिलाफ क्यों बोलेंगे? आगे बढ़े या ना बढ़े, नहीं, वो आपकी इच्छा है, ठीक है। क्या आप सवाल पूछेंगे कि आरएसएस का स्पोक्सपर्सन बनेंगे? 4 हल्के सवाल पूछना चाहती हूं। हल्के नहीं, सच पूछिए, हल्का भारी मत बोलिए। सुनिए, मुझे संघियों से डर नहीं लगता है, हल्का भारी मत पूछिए, सवाल पूछिए ना,
संघीय से आप लड़ो उसकी ना। स्पोक्सपर्सन बन के बोल रही वही हैं। तो बात है। देखो आप लोग क्या करते हैं, आप लोग यू ट्राई एंड अटैक द जर्नलिस्ट। आपको लगता है कि that ये has been strategy- doing by the सरकार, आपको that has been लगता doing by the government। आपको लगता है कि strategy सरकार काम आ मीडिया पे जाएगी। अटैक कर रही है, हम ये नहीं अटैक strategy कर रहे काम नहीं हैं। आती हमारे है। पास क्या है, हमारे पास ना कन्हैया, ईडी है, ना सीबीआई है, ना कन्हैया, इनकम ये टैक्स है, ना strategy पुलिस काम है। नहीं आती है। हम थोड़ी अटैक करेंगे। अच्छा चलिए, सरकार आपके ऊपर अटैक करिए, आपके जुबान पे ताला सरकार ने लगाया है। डिजिटल टीम के कुछ सवाल थे, बड़े हल्के से और अच्छे से सवाल थे। वो ये पूछ मीडिया रहे पे थे कि अटैक सरकार कर रहा है, ये याद सुनिए रखिएगा। कि कन्हैया तो अभी तक सिंगल हैं, समय बीता चला जा रहा है, क्या है प्लान कन्हैया का? मेरे डिजिटल टीम ने बोला है कि भाई पूछ लेना कन्हैया हमारे से। पास हमारी माँ है, जी। हमारा परिवार है, जी। भाई हैं, बहन हाँ। हैं, उनके बच्चे हैं, भाभी हैं, और कांग्रेस पार्टी में आने के बाद प्लान क्या कन्हैया पूरे का? देश में जो है हमको एक परिवार मिला है। जी। मैं कभी भी अकेला या सिंगल नहीं महसूस नहीं मानते हैं अपने आप को। बिल्कुल। कन्हैया एक बात बताइए, ये जो पिछले पक्ष है विपक्ष है, बिल्कुल। जैसे अभी स्पोक्स पर्सन नहीं है तो आप ही बन गई। अरे वाह, तो क्या अकेला बात कैसे है। मानेंगे? घेर लो मुझे, जितना घेरना उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कन्हैया। बट एक बात मुझे बताइए, ये जो देखिए दिस इज इट्स अ वेरी पर्सनल सॉर्ट ऑफ अ क्वेश्चन, नॉट अ पॉलिटिकल क्वेश्चन। Then ask this question in my personal space, हाँ, not at the public space. नहीं, आप एक नेता हैं, पर ये जो बार बार सेटबैक्स मिलता है ना इलेक्शंस में, उसको कन्हैया कुमार एज अ पर्सन कैसे डील करते हैं? हाउ डू यू हमको डील कोई विद इट? सेटबैक मिल ही नहीं रहा है। ये आपको हमारे प्रति सिंपैथी हो रही है, हमको तो कोई सेटबैक नहीं मिल तो रहा है। इलेक्शन में जो हार रहे हैं वो क्या है? तो जो खेलेगा वो हारेगा। जो मैच खेलता है, जीतने के लिए- आरसीबी जो है, हारने के लिए खेलते आरसीबी हैं। जो है इतना जो है अभी तक नहीं आईपीएल जीत पाई है। सुनिए ना, हारने के टीम लिए है, खेलते हैं खेल क्या? रही है, हारने नहीं, के लिए जीतने खेलते हैं, जीतने के लिए खेलते हैं लेकिन ना। हर बार जीती तो नहीं मिलती है ना, कभी हार भी मिलती So do है। you- does हार it- जीत जीवन का हिस्सा है, Does it सुख affect दुख you की तरह। personally? Of course not. It It's my doesn't. profession. आपका इंटरव्यू हिट होगा, अच्छा लाइक मिलेगा, व्यूज मिलेगा, मिलियंस आपको में मजा जाएगा, आएगा तो आप कि खुश नहीं होंगे। आएगा? नहीं आपको मजा मिलेगा तो आएगा? आप जो है थोड़ी देर के लिए बुरा लगेगा, लेकिन अगली बार फिर माइक उठा करके चल पड़ेंगे। काम है ना आपको अच्छा लगेगा कि नहीं इंटरव्यू हिट होगा तो? देखिए, इंटरव्यू हिट हो या नहीं हो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो क्या important इंटरव्यू सच होना चाहिए। इंटरव्यू आपने जो बोला वो तो और कैमरा पे सच- रिकॉर्ड वो हो तो गया हम ना? देखेंगे, हाँ? वो तो हम आप देखेंगे। सारी चीजें देखेंगे कन्हैया। सो वो तो थैंक हम यू सो देखेंगे, हम मच। देख रहे हैं, हम भी 9 साल से जो है मीडिया को, पत्रकारिता को बहुत करीब से मुझे देख रहे नहीं हैं। देखा ना 9 साल में। चलो अब पहली बार आप मुझे देखोगे एंड वी विल सी हाउ दिस गोस। Thank you so ठीक much. है, थैंक यू सो मच And फॉर योर टाइम। nothing, don't take anything आई personal. एम आल्सो नॉट टेकिंग It's like एनीथिंग पर्सनल। you've been giving me ball and I am trying to हाँ, you are convert it batting. into a sauce. हाँ, ठीक है। Absolutely, you batted well. Thank you. Thank you so much for your time. Thank you.